ये समराइजेशन किसने की है सर? ये की है रिनी ने। वेरी गुड रिनी। शुभम वेरी गुड। अनुष्का वेरी गुड। शांतनु, प्रभात, मानसी बहुत बढ़िया। ये किससे इतना सॉलिड समराइजेशन? जानवी वेरी गुड। सो जो लोग समराइजेशन कर रहे हैं उनका ऑटोमेटिक वाला होने वाला है। आस्था वेरी गुड। और जो नहीं कर रहे हैं उनकी अपनी मर्जी है। ऑलराइट, सो मैं एक सेकेंड इसको रिकनेक्ट कर रहा हूँ। आई थिंक देयर इज ऑलराइट। सो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम, जय हिंद। जो लोग भी रिवाइज करे, जो भी समराइज करे, मेरी तरफ से उनको अच्छा अवार्ड दिया जाता है। ओके, एंड यू विल बी एबल टू डू द एंटायर थिंग। वेरी गुड। सो प्लीज वॉच द प्रीवियस क्लास वीडियोस। मेरी क्लास में आने से पहले एटलीस्ट 3 टाइम्स ईच। ये कौन है? आनंद, वेरी गुड। Especially if joining in the middle of the course, make sure all the previous sessions are thoroughly revised before you come to the class. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अचानक ऐसे ही उड़ते फुड़ते मत आ जाया करो क्लासेस में, उसका कोई फायदा होता नहीं। ओके, रीड एनसीईआरटी बुक्स। ओके, और क्लास 6 से लेकर क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ो। और लक्ष्मीकांत अगर तुम्हारे पास है तो पढ़ते रहो। एवरी डे रीड द न्यूज़पेपर, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। ओके, कोई भी एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो। देयर विल बी रेगुलर डाउट सेशंस आपको क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। बहुत ही आवश्यक बात है, मेंटेन डेकोरम एंड डिसिप्लिन इन द क्लास। Any disturbing, foul, personal, political comments will not be tolerated. अगर तुम्हें इस बात का एतराज है कि तुम यहाँ पर जो मर्जी टाइम पास करोगे मैं तुम्हें अलाउ करूंगा, ऐसा होगा नहीं। मेक श्योर कि आप मेरी क्लास छोड़ दो। ओके, बिकॉज अगर आप में डेकोरम मेंटेन करने की एबिलिटी नहीं है तो ये क्लास छोड़ दो। ओके, सिंपल एज दैट। राइट, सो ये चाय की टपरी नहीं है यहाँ पर आके जो मर्जी टाइम पास किया जाए। मेक रनिंग नोट्स ऑफ द क्लास। नो पीडीएफ शैल बी शेयर्ड अनलेस डीम्ड नेसेसरी बाय द एजुकेटर। तो ये पीडीएफ कलेक्टर नहीं है। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्जाम पास करने से पहले कलेक्टर बन चुके होते हैं। कैसे कलेक्टर बन जाते हैं? वो पीडीएफ कलेक्टर बन जाते हैं। ओके, तो मैं नहीं चाहता कि तुम वैसे वाले कलेक्टर बनो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? सो एग्जाम पास होने से पहले कलेक्टर मत बनो। ओके सर, लेट मत आया करो, टाइम से आया करो। बीच में आओगे समझ में कुछ आएगा नहीं। मीडियम ऑफ टीचिंग बाइलिंगुअल है, ये हिंदी इंग्लिश का टाइम पास यहाँ पे मत करना प्लीज। ओके, मैं दोनों सब्जेक्ट दोनों लैंग्वेजेस को मिक्स करके पढ़ाता हूँ एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू प्रखर, गॉड ब्लेस यू। बहुत बढ़िया। सो फाइनली ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एंड अनअकैडमी ऐप। और जो कुछ भी तुम्हें सूचनाएं चाहिए वो तुम्हें अनअकैडमी ऐप पे मिल जाएगी। तो ये है अनअकैडमी ऐप का तरीका एंड यू कैन डू दिस पार्ट। ग्रेट शांतनु। तो जो लोगों ने समराइजेशन किया है मेरी तरफ से आपको अच्छा अवार्ड दिया जाता है। और मैं अपने कोरियर कंपनी को बोलूंगा, मेरी कोरियर कंपनी तुम्हें होम डिलीवर करेगी अच्छा अवार्ड। जल्दी जल्दी कोरियर कंपनी है, उसका नाम जल्दी पहुंचा देती है वो। ऑलराइट, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? रीना बोले सर आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हो? हाँ, ये वाली बात तो इस बारे में रिसर्च चल रहा है। मुझे 3 नोबेल प्राइज मिले इसके लिए, तीनों मैंने वापस कर दी। मैं रखूंगा तो ऑलराइट। ओके, हाँ, रशियन आर्मी रिसर्च करी। रुको, तो हमने लास्ट क्या किया था? हमने किया था सर एक्ट ऑफ 1858। वेरी नाइस। करिश्मा तेरे को नोबेल प्राइज दे दूं मैं? ओके, ये सही है, मेरे को दिया है नोबेल प्राइज। ओके, ओ ये पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था सर? नेट स्लो चल रहा है हमारा। ओके, तो ये पढ़ा था हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1848। तो कल की स्टोरी शायद सबको याद है। हमें तूने मेरा दिल तोड़ दिया। क्यों सर? हमें तूने मेरे को हर्ट कर दिया। हमें बोला सर हैंडराइटिंग थोड़ी साफ प्लीज सर, मोती के दाने हैं। मतलब दिल टूट गया मेरा। हद हो गई यार, इमोशनल हो गया मैं। पानी पीना पड़ेगा हमें। ओके, ऑलराइट, इतनी सुंदर राइटिंग है मेरी। ऑलराइट, तो मैंने चार्ट बंद कर दिया। तो हमने लास्ट टाइम किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ था। मैंने तुम्हें सारी स्टोरी सुना दी थी। ये एक्ट को बोला गया एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। ये तुम्हारे नोट्स में है। अब देखो, पढ़ने का एक तरीका होता है, पहले एक तरीके से पढ़ो, फिर किसी दूसरे तरीके से, लेकिन वही बात पढ़ो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले मैंने तुम्हें क्लास की तरह पढ़ा दिया, अब तुम इसके विजुअल मेमोरी बनाओ, फिर तुम उसके गाने गाओ, फिर तुम उसको पिक्चर में देखो। तुम्हारा ब्रेन इसी तरह से याद रखता है। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी को अपने फायदे में बनाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट अलग अलग तरीके से आती है। रेडियो पे भी एडवर्टाइजमेंट आती है, टीवी पे भी एडवर्टाइजमेंट आती है,
स्टेडियम में पीछे एयरटेल लिखा होता है, ओके, तुम्हारे चाय के शॉप के ऊपर जाकर किसी कंपनी का नाम लिखा होता है। अपने ब्रेन को अलग अलग दिशाओं से बम्बार्ड करो, ओके, ताकि तुम्हारा ब्रेन बोले भाई मैं जहां रहूं, यू अंडरस्टैंडिंग, जहां तुम दिखते हो वहां पर तुम वही दिखते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया बोलते हैं। मैंने तुम्हें प्रोक्लेमेशन बताया था, बताओ, ये एक्चुअली वही प्रोक्लेमेशन है जो इलाहाबाद में उस टाइम पर रिलीज की गई थी। तो ये तुम्हें डेट भी दिख रही होगी, 1 नवंबर 1858, ओके। और इसमें था प्रोक्लेमेशन बाय द क्वीन इन काउंसिल। तो सारे प्रिंसेस, सारे चीफ, सारे पीपल ऑफ इंडिया को बना के बोला था कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स द क्वीन विल बिकम द एम्प्रेस। और ये एग्जैक्टली वही प्रोक्लेमेशन है। और इसको अब हमें जो सरकार बन गई वो हो गई हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट, HMG। सर मालूम है क्या हो गया? क्या हो गया? ऑफिशियली इंडिया अब एक ब्रिटिश कॉलोनी हो गई। सर ओए होए, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? अब हम ऑफिशियली एक ब्रिटिश कॉलोनी हो गए। एंड दिस इज, ये तुम्हें फोटो दिख रही है तुमको? हाँ, तो ठीक से नहीं दिख रही होगी ना, पुराना कैमरा था मेरे पास, मैंने लिया था ये फोटो। अच्छा, ये लॉर्ड कैनिंग खड़ा हुआ है। ओह, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये लॉर्ड कैनिंग खड़ा हुआ है, इस साइड पे सारे प्रिंसेस खड़े थे। और लॉर्ड कैनिंग ने गुड गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है ये समझाने की कोशिश की थी। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, तो सारे प्रिंसेस बोले ये गुड गवर्नमेंट क्या होता है, ये क्या होता है, क्वीन का विक्टोरिया का आने का क्या मतलब होता है, वाइस रॉय आने का क्या मतलब होता है। तो लॉर्ड कैनिंग ने समझाने की कोशिश की, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। ओके, मैंने बोला इतनी क्या कंफ्यूजन थी, अकेडमी ज्वाइन कर लेते सेड लाइफ कोड यूज करके, फिर तुम्हें सब समझ में आ जाता। दैट ये वाली सिचुएशन थी। क्या थी सर? वाइस रॉय नॉट गवर्नर जनरल। अब यहाँ पे ना गलती मत करना, समझ में आ रहा? सुनो 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 सुनो, वाइस रॉय नॉट गवर्नर जनरल में गलती मत कर बैठना। मतलब सर ऐसा नहीं था कि गवर्नर जनरल को धक्का मार दिया और वाइस रॉय आ गया, ऐसा नहीं था। वाइस रॉय में वाइस रॉय एज वेल एज गवर्नर जनरल की पावर थी। बात समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? पल्ले पड़ रहा है या नहीं पल्ले पड़ रहा? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? तो सारा खेल यहाँ का है। वाइस रॉय में वाइस रॉय प्लस गवर्नर जनरल दोनों की पावर थी। फिर मैंने तुम्हें बोला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बन गया, काउंसिल ऑफ इंडिया बन गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, आंसरेबिलिटी आ गई। तो मैंने ब्रिटिशर्स को फोन किया, ब्रिटिशर्स फूले ना समारे, बोले क्या हो गया सरदार, क्यों फोन किया? मैंने कहा बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? कहते हैं हमने तुमको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, आंसरेबल गवर्नमेंट। हमने तुम्हें बॉडी कॉर्पोरेट बना के दिया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को। मैंने कहा फिट ये बॉडी कॉर्पोरेट क्यों होता है? कहते बॉडी कॉर्पोरेट मतलब तुम बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट केस कर सकते हो इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अच्छा, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी तुम्हारे खिलाफ भी केस कर सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पहली बार ऐसा हुआ है तुम्हारे इतिहास में। मैंने कहा मतलब? बोले मतलब क्या, तुम शाहजहां के ऊपर केस कर सकते थे क्या? मैंने कहा नहीं। अच्छा, तुम औरंगजेब के ऊपर केस कर सकते थे क्या? मैंने कहा नहीं। तुम युधिष्ठिर के ऊपर केस कर सकते थे क्या? नहीं। तो ये हमने तुम्हारे लिए नया गिफ्ट लाया। क्या लाया है? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स यू कैन सू। कौन सू सर? अरे सू मतलब लॉज अ केस, और कैन बी सूड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? अब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरी क्लासेस को पढ़ने का और इसका एसेंस निकालने में तुम्हें 3-4 बार वॉच करना कितना जरूरी है। यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज एवरी वर्ड जो व्हिच आई एम अटरिंग will make the difference between you passing this exam or not passing this exam. ये कौन है सर? ये मेरा मित्र है लॉर्ड कैनिंग। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये बना पहला वाइस रॉय और ये हुआ सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। तुम्हें याद है फिट्स इंडिया एक्ट में? हाँ सर, फिट्स इंडिया एक्ट याद है तुमको? फिट्स इंडिया एक्ट में 2 गवर्नमेंट्स बन गई थी और डबल गवर्नमेंट बन गई थी। एक को बोला गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक को बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक्ट ऑफ 1858 से ये दोनों के दोनों को मर्ज किया गया और बोला ना ना डबल गवर्नमेंट नहीं रहेंगे, दोनों पावर्स चली गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। पिक्चर याद रहेगी? यस सर नो? सबको समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया पॉलिटिकल हेड बन गया ऑफ इंडिया। इंग्लैंड बैठे हुए सारे डिसीजंस इसी के थे। तो तुम्हें याद होगा एक था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। हाँ हाँ हमको याद है। तो उसमें मॉर्ले कौन था? मॉर्ले था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मिंटो कौन था? मिंटो था वाइस रॉय। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? मोन्टाग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मोन्टाग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में मोन्टाग्यू हो गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चेम्सफोर्ड हो गया वाइस रॉय। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में दीज आर द फॉलोइंग पार्ट्स। कंपनी को बोला गया बेटा तेरे को हम करें अबॉलिश, बाय बाय, ओके, तेरे दिन हो गए पूरे। तो कंपनी ने बोला ऐसे कैसे, तुमने तो हमें इंडेफिनिट एक्सटेंशन दिया था। तो बोला यही तो, इंडेफिनिट एक्सटेंशन का मतलब 20 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 100 साल भी हो सकता है और 1858 भी हो सकता है। तो हमने तेरे को अबॉलिश कर दिया।
change the designation of Governor General of India by Viceroy. Please remember, ऐसा नहीं था कि गवर्नर जनरल की पावर्स खत्म हो गई थी, वो वाइसरॉय की पावर्स थी. लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. तो मैं क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया क्या कौन होता है? वाइसरॉय ऑफ इंडिया वो होता है जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग और द क्वीन है. पॉलिटिकल हेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गया. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पास ये दोनों की पावर्स आ गई. अबॉलिश्ड dual government and secretary of state के पास दोनों powers आ गई. In other words, he became a very, very powerful office. Are you understanding? So the rule of British East India Company was abolished. Government was directly taken over by the Crown with Queen Victoria as the supreme monarch. Crown was empowered to empower the Governor General and the governors of presidencies. तो याद रखना, गवर्नर जनरल गायब नहीं हुआ था, वो वाइसरॉय के ऑफिस में मर्ज हो गया था. Are you understanding? Court of Directors and Board of Control were abolished and their powers was taken away by the Secretary of State for Indian Affairs and the Indian Council. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बहुत ही पावरफुल था. इंडियन काउंसिल में 15 मेंबर्स थे. ये बड़े पहले ये क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते ऐसे वाले, लेकिन पूछ सकते हो. पीपल ऑफ इंडिया को बहुत सारे वादे किए गए थे. क्वीन विक्टोरिया ने बहुत सारे वादे किए थे और उन्होंने बोला था कि हम करेंगे कंप्लीट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम पार्डन दे देंगे ज्यादातर लोगों को जो कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पार्ट रहे थे, एक्सेप्ट दोस्त जिन्होंने डायरेक्टली ब्रिटिश पीपल को किया था. और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, वो जो डलहौजी वाला था, उसको खत्म कर दिया था. प्रिंसेस को सबसे ज्यादा मजेदार यहाँ पे प्रिंसेस की लॉटरी लग गई. क्या सर? प्रिंसेस को अपीजमेंट पॉलिसी मिल गई. तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां से जो स्टोरी स्टार्ट हुई ना बेटा, ये ब्रिटिशर्स का एक बड़ा दिमागी, बड़े शाणे लोग हैं. इनको है ना 1857 में एक बात समझ में आ गई कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ ना, वो मासेस ने नहीं लड़ा, ओके, लोगों ने नहीं लड़ा, राजाओं और रानियों ने लड़ा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? हाँ सर, झांसी की रानी, तांतिया टोपे, ये बहादुर शाह जफर, ये सब राजाओं की लड़ाई थी. ओके, बहुत कम मास सपोर्ट मिला. सो इन्होंने बहुत ही मैसिव अपीजमेंट पॉलिसी स्टार्ट की. अपीजमेंट क्या होता है? अपीजमेंट होता है तुष्टीकरण, पटाके रखना. ओके, इन्होंने क्या बोला कि आज के बाद हम राजाओं को पटाके रखेंगे. जब राजाओं को पटाके रखेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि कभी भी नेशनल इस तरह का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दोबारा नहीं होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ आ रहा? सो ये पॉलिसी, एक मिनट रुको यार, मेरी स्लाइड्स आज पता नहीं कुछ स्लो चल रही. तो ये जो पॉलिसी थी, जो तुष्टीकरण की पॉलिसी थी, ये बड़ी पुरानी चली. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ये देखो, सो ये इन लोगों ने इन लोगों को ऐसे पटाके रखा प्रिंसेस को कि कोई भी नेशनल मूवमेंट होती थी तो ये राजाओं को यूज कर लेते थे अगेंस्ट देम. क्या हो गया? स्टक हो गया? इज इट स्टक? तो थिंकिंग वाले ऐसे क्यों करने लगे थे? अच्छा, ओके. सो ये हम बाद में भी देखेंगे. जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, इन्होंने इनको चेंबर ऑफ प्रिंसेस बना के दिया, द थर्ड हाउस ऑफ लेजिस्लेचर. इनकी बड़ी लॉटरी थी. तो ब्रिटिशर्स का सारा कॉन्सेप्ट ये था कि किसी ना किसी तरीके से वो राजाओं को, प्रिंसेस को हमेशा पटा के रखे. तो ये अपीजमेंट पॉलिसी एक्चुअली एक्ट ऑफ 1858 से स्टार्ट हुई. तो एज आई टोल्ड यू, हमें क्वीन विक्टोरिया ने बहुत सारे प्रोमिसेस किए, प्रोमिसेस को निभाए नहीं गए. एक्चुअली जो एक्ट ऑफ 1858 था, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीमलाइनिंग को सक्सेसफुल हुआ. ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को ब्रिटिश आर्मी में कन्वर्ट कर दिया गया और प्रॉमिस तो ये था कि नो डिस्क्रिमिनेशन होगा, रिलीजियस फ्रीडम होगा. बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. वादा तो टूट जाता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? सो अगर तुम्हें क्वेश्चन आएगा, डिड एक्ट ऑफ 1858 एक्चुअली डेवलप गुड गवर्नमेंट इन इंडिया, तो बोला ना बाबा ना. At maximum, it provided administrative streamlining to the Britishers. समझला कि नहीं समझला? सबको समझ में आया या नहीं समझ में? यस, बहुत बढ़िया सर. सो ये हो गया हमारे पास एक्ट ऑफ 1858. मैंने तुम्हें सब कुछ ही बता दिया, अब इसके बारे में कुछ भी नहीं रह गया. Everyone has understood this part. So now understand the next part. Okay. अब क्या हो गया सर? और ये आप बहुत टेंशन हो गई. अब यहां पर रोल आता है, ओके, अब यहां पर ये आता है कि लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम पता करेंगे. सर लॉर्ड कैनिंग के बारे में क्यों पढ़ रहे हो? सर लॉर्ड कैनिंग ना बहुत कनिंग था. अच्छा सर, कैनिंग था? अरे कनिंग था, अच्छा ओके. इसका दिमाग बहुत तेज चलता था. अच्छा, इसने ना एक आइडिया निकाला. इसने बोला, देख सिद्धार्थ, हर टाइम ना किस्मत इतना साथ नहीं देती. ओके, इस बार तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ना बड़े खूंखार लड़ते हो,
ओके अगली बार अगर हम ना जीते तो हमें तो लंदन भाग के जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्या करने वाला? कहता हम दिमाग लगाएंगे दिमाग। मैंने कहा कैसा दिमाग लगाओगे? तो बोला हम ये दिमाग लगाएंगे, हम 2 चीजें करने वाले। अब सब लोग याद रखना, रेडी? फर्स्ट स्टेप हम करेंगे डेवलपमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। सब लोग चिल्ला के बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर? फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे सर? डेवलपमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। मैंने एग्जीक्यूटिव बोला? नहीं सर, आपने लेजिस्लेटिव बोला। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? मैंने बोला डेवलपमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ओके, तो एक मिनी लेजिस्लेटिव काउंसिल तो 1853 में आ गया था, बट हम डेवलपमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स करेंगे। ओके, तो हम धीरे धीरे डेवलपमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स करेंगे। ओके, तो एक स्पेशलाइज्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल, और वो धीरे धीरे तोड़ और डेवलप होता जाएगा। Are you understanding this or not? सबको समझ में आ गया? दूसरा क्या है सर? दूसरा है we will get more Indians to be involved in governance. Are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं? सर इसका क्या फायदा? बाबा अगर तुम ही गवर्नेंस में इन्वॉल्व होंगे तो तुम अपने आप को थोड़ा ना कोई भी इल्जाम देगा, तो इंडियंस के खिलाफ थोड़ा ना लड़ेंगे। Are you understanding? तो 2 पार्ट क्या बोलेंगे सर हमारे एवरीवन? डेवलपमेंट ऑफ legislative councils and get more Indians to be involved in governance. Are you understanding this part? मैंने कहा क्या नहीं है, दिमाग लगा रही है तू? तो बोला yes. Okay, so the point was Canning was a very intelligent man. Okay, the need, इससे एक ही तरीका था जिससे कि ब्रिटिश ट्रस्ट वापस आता है। To rebuild British authority created a countervailing set of arguments. Governor General Charles Canning worried that British vengeance would incite further opposition and create new cycle of violence. Canning famously offered clemency to rebels who switched sides in July 1857. There is a rapid and indiscriminate vindictiveness abroad, which is impossible to contemplate without feeling of shame for one's own countrymen, he wrote to Queen Victoria. Canning's approach was dominated by an effort to rein in British passions in the interest of British power. I will not govern in anger. एक बहुत अच्छा quotation है, okay? It's a very smart quotation. Godfather के पार्ट जो 4 है ना, उसमें बहुत अच्छा एक quotation है। वो quotation मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उसमें लगता है never hate your enemies. Never hate your enemies. It clouds your judgment. बात समझ में आया या नहीं? उनको हराने के लिए बात सोचो, ओके? उनको हराने की सोचो, उनसे नफरत करने में टाइम वेस्ट मत करो। Are you understanding? अब जितने लोगों ने च्यवनप्राश के बड़े बड़े डब्बे खाए होंगे उनको ये समझ में आ गया होगा, बाकियों को पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। बाकी लोग अमेज़न पे जाओ और च्यवनप्राश का लाल और काले रंग की कॉम्बिनेशन वाला डब्बा खाओ। सर हद हो गई यार। ओके, समझ में आ रहा है? तो गवर्नेंस जो होता है वो एंगर में नहीं होता। ओके, तो इन्होंने बोला गेट इंडियंस इन्वॉल्व। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? समझ में आया या नहीं? वो बोले मैं हर साल खाता हूँ। हर साल नहीं खाना होता बेटा, रोज खाना होता है। 31 दिसंबर को खा रहा है, क्या हो गया? साल बदल रहा है। ओके, वो बोले डज इट रियली वर्क? एक बार खा के देख बेटा। ऑलराइट, नहीं तो मेरे पास और भी बहुत सारी ऐसी दवाई है। ओके, ऑलराइट। उसके बाद मैं फिर करेले का जूस ऑफर करता हूँ। अच्छा, उसमें नीम चढ़ाऊंगा। ओए होए सर, ऐसे ही रहते हो सर। ऑलराइट, सो गेट इंडियंस इन्वॉल्व। अब ध्यान से सुना, ध्यान से। व्हाट इज द पर्पस ऑफ, देखो ये हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स पढ़ने का एक स्टाइल होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट्स? सर मैं बताता हूं कैसे। पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट सर, वो सवाल ही किया जिसके अंदर जवाब छुपा हुआ हो। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट इज टू रेगुलेट। अच्छा, ओके ओके, इसको सर चार्टर एक्ट भी बोलते हैं, इसको चार्टर एक्ट भी बोलते हैं। वो सवाल ही किया जिसमें जवाब छुपा हुआ हो। मतलब बिकॉज इसमें रिविजन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द चार्टर हुआ एवरी 20 years। हाँ सर, वेरी गुड सर। सर इसको ना सर ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सवाल ही क्या जिसमें जवाब छुपा हुआ हो। क्या सर सारे सवाल ऐसे ही है क्या? बिकॉज इट डेल्ट विद द चार्टर गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा हाँ सर। सर हर जगह ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। कैसे? इंडियन काउंसिल्स एक्ट को इंडियन काउंसिल्स एक्ट क्यों बोलते हैं? वो सवाल ही क्या जिसमें जवाब छुपा हो। मतलब काउंसिल्स टू डेवलप लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, पूरी बाबू, एंड इंडियन टू गेट मोर एंड मोर इंडियंस इन्वॉल्व। फिटे मुंह सर, ये एग्जाम और ये मजाक हो रहा है। इतना इजी थोड़ा बना देना होता है एग्जाम को। Are you understanding this or not? Why were India? What is the purpose of Indian Councils Act?
Indian Councils Act because it was aimed at developing legislative councils and getting more and more Indians involved. समझ में आ रहा है या नहीं? सर यूपीएससी ना अगले साल से रॉकेट साइंस पूछने लगेगी, बोलेगा पॉलिटी तो ज्यादा ही आसान हो गया. Are you understanding this or not? Okay. वो देखो मैंने बोला था ना यहाँ पे च्यवनप्राश की डेफिशिएंसी है, वो पूछने लगे सर तो इंडियंस को इन्वॉल्व क्यों कर रहे थे. मैंने नहीं बोला तुमको, मैंने बोला ना यहाँ पे च्यवनप्राश की भयंकर डेफिशिएंसी है. सो एक सुनेंगे नहीं, ऊपर से च्यवनप्राश खाएंगे नहीं. ओके, तो ये काम कभी नहीं पहुंचने वाला सर. ये देखो सर, एक वाइसरॉय वाज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम द वाइस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया स्टेट वाज क्रिएटेड बिकॉज उसके पास डीटीसी का पास नहीं था. क्यों सर? क्योंकि वाइसरॉय इंडिया में रहता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन में था, तो बार बार कैसे यहाँ से वहां जाएगा. अच्छा, उसको डीटीसी का पास नहीं मिला था. ओ हाँ, स्टूडेंट पास नहीं मिला था. अरे यार, तुम लोग तो बादाम के शरबत में नहाया करो. वेरी गुड सर. ओके, ऑलराइट सर. सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस क्लास में आने से पहले तुम लोगों ने क्या सोच के यूपीएससी का फॉर्म भर दिया था. सर हमने सोचा था हम सेल्फ स्टडी करेंगे. फिटे मुंह, तुम्हारा हाल तो इतना बुरा है. ओके, ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम यहाँ पे पहुंच गए, तुम्हें ये समझ में आ नहीं रहा. बहुत ही बुरा होता है सर इनके साथ. एग्जाम में तो बेटा तुम्हारे साथ वो हो जाता है जो पाकिस्तान के साथ होता है जब वो वॉर लड़ता है इंडिया के साथ. अच्छा, वेरी नाइस. तो हमारे पास 3 एक्ट्स थे. कौन कौन से थे? 1861, 1892, 1909. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको क्या मैंने बोला सर? 80, सब लोग चिल्ला के बोलेंगे. व्हाट वर द 3 इंडियन काउंसिल्स एक्ट? 1861, 1892, 1909. सब लोग चिल्ला के बोलो 1861, 1892, 1909. ये है ना ईयर्स, अभी तुम्हें याद रह रहे हैं. अगर तुमने इसको रिवाइज नहीं किया ना, सारे ईयर्स ऐसे गोल गोल घूमने लगते हैं ना. वो तारे जमीन पर वाले वो प्रोग्राम, वो पिक्चर नहीं देखी, वो बच्चा होता है वो छोटू सा. ओके, उसको नहीं सारे के सारे से मिक्स करते हुए दिखाई देते हैं, वैसा वाला हाल हो जाता है. सो 1861, 1892, 1909. ओके, तो पहला एक्ट क्या है सर? 1861. रेडी एवरीवन? तो फटाफट नोट्स बनाना स्टार्ट करो. तो मैं तुम्हें पहले इसके कीवर्ड्स बनाऊंगा. सो सबसे पहले जो कीवर्ड्स है याद रखना, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की डेवलपमेंट है. ओके, दूसरा कीवर्ड क्या है सर? इंडियंस गेटिंग इन्वॉल्व. तो बेटा जो लोग इस क्लासेस में आए हैं और जिन्होंने आज तक एवरेज टीचर से पढ़े हैं या फिर उससे भी ज्यादा फिटे मुंह, तुम लोगों ने सेल्फ स्टडी करने की कोशिश की है, थोड़ा अपना लेवल बढ़ाने की कोशिश करो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? रिक्शा पर बैठोगे तो चांद पे नहीं पहुंचोगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो चंद्रयान पे बैठना पड़ेगा. तो थोड़ा पढ़ना, मेहनत करना स्टार्ट कर दो, वरना यूपीएससी के एस्पिरेंट रह जाओगे. ओके, एस्पिरेंट रहने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती, 100 रुपए का फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन आप थोड़ा लेवल बढ़ाओ, मेहनत करो, रात रात भर जागो. यू आर बीइंग टॉट बाय अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट. अपने नसीब को थैंक यू बोलो, पढ़ना स्टार्ट कर दो. ओके सर, वाइसरॉय वहां पर बैठा हुआ था तो सेक्रेटरी स्टेट क्यों बनाएगी? ये सब नहीं चलने वाला. आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? पिक योरसेल्फ अप, increase your level. You are about to appear for the toughest exam in the world. You're being taught by somebody who's considered as a subject expert in this, by this country, by this nation. So now wake up. Okay, पढ़ना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो, पढ़ो, किताबें रटो, एनसीईआरटी पढ़ो. ओके, लेवल बढ़ो. जो पुराना बीत गया वो बात गई, जो बीत गई सो बात गई. वेक अप नाउ, लेवल बढ़ाओ. ओके, सो ट्राई टू बिकम मोर इंटेलिजेंट देन wherever you are. ओके, वरना मेरा क्या जाएगा. बट मुझे बड़ा दुख होगा कि तुमने मेहनत नहीं करी, तुमने हार्डवर्क नहीं किया, और दैट इज व्हाई तुम एक ग्लोरियस करियर से वंचित रह गए. सो डोंट गेट इनटू दिस पार्ट. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और इंडियंस के इन्वॉल्वमेंट में पहली बार इंडियंस को इनवाइट किया गया. कहां इनवाइट किया गया सर? तो वाइसरॉय ने अपनी काउंसिल में एक्सपैंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया. लाइन समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? तो बेटा तुम्हें अब समझना पड़ेगा, तुम्हारा दिमाग तेज करना पड़ेगा. वाइसरॉय को अपनी काउंसिल को एक्सपैंड करके एक एक्सपैंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई. प्लीज रिमेंबर, अभी भी ज्यादातर पावर्स एग्जीक्यूटिव के पास ही थी, बट ये पहला ऐसा सिचुएशन था जब वाइसरॉय ने एक एक्सपैंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई और उसमें इंडियंस को न्योता दिया. तो इंडियंस को बोला ये आपका इंतजार था. तो इंडियंस को बड़े घबरा गए. इंडियंस बोले हमने तो कोई इलेक्शन लड़ा नहीं, फिर कैसे आपने बुला लिया? बोला चिंता मत करना, हम बुला रहे हैं नॉमिनेशन से. सो यू आर बीइंग नॉमिनेटेड बाय द वाइसरॉय. लाइन लिखते जाओ. कैसा होता है सर? नॉमिनेटेड बाय द वाइसरॉय. मैं तुम्हें बहुत मेजर एडवाइस दे रहा हूं, फटाफट डिक्शनरी देखकर लिखना स्टार्ट कर दो. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया? नॉमिनेटेड बाय द वाइसरॉय. नॉमिनेटेड बाय द वाइसरॉय 3 इंडियंस को इनवाइट किया गया. एक थे राजा ऑफ बनारस, एक थे महाराजा ऑफ पटियाला, और एक थे सर दिनकर राव. ओके, सो पहले 3 इंडियंस जो कि एक्सपैंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो न्योता मिला, उनको आने का मौका दिला, उनको बोला गया राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव.
जब राजा बनारस महाराजा पटियाला सर दिनकर राव को यहाँ पर बुलाया गया तो उनको एक नाम दिया जाता है, क्या बोला जाता है? उनको अनऑफिशियल मेंबर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनऑफिशियल या फिर नॉन ऑफिशियल। काय को? क्योंकि ये केवल नॉमिनेशन से आए थे। ओके, ये एक फॉर्मेलिटी थे, इनके पास कोई पावर नहीं थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? सो जो इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको बोलते हैं एक्सपांडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये नॉन ऑफिशियल और अनऑफिशियल मेंबर्स थे और ये 3 इंडियंस पहली बार यहां पर आ गए। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को सेंटर एज वेल एज प्रोविंसेस में एस्टैब्लिश किया गया। सर दिल खुश हो गया। क्या हो गया? सर आपको पता है क्या हुआ था? क्या हुआ था? 1773 में सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ था। हाँ, 1833 में सेंट्रलाइजेशन मैक्सिमम हुआ था। मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन मालूम है सर क्या होता है? क्या होता है? ताले लगा दिए जाते। क्या कर दिए जाते? ताले लगा देते हैं। हमने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को ताले लगा दिए थे। सर ये ना, इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है? ये लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रोविंशियल बोले तो अरे बाबा स्टेट विधान सभा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा, तो जिनको आज तुम स्टेट विधानसभा बोलते हो तब वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो सपोज मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना, सपोज मैं बना, ओके, तो मैं तो सारी स्टेट गवर्नमेंट्स की विधानसभा को बंद कर दूंगा। मैं बोलूंगा मैं हूं ना, मैं डिसाइड करूंगा। अच्छा, आई एम द वन। सर फिर तो आप सेंट्रलाइजेशन कर रहे हो ना? हाँ, लेकिन लॉर्ड कैनिंग बड़े कनिंगली उसने बोला नहीं सिद्धार्थ नहीं, मेरे को फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन करना है। क्या करना है? फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन करना है। समझ लो कि नहीं समझ लो बाबा? यस सर। और उसने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को दोबारा एस्टैब्लिश कर दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एटलीस्ट शुरू तो हो गया, इट स्टार्टेड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसलिए एक्ट ऑफ 1861 को फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन क्या है तो क्या आंसर दोगे? फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन क्या है? तो सर फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन इज 1773। सर मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन कब है सर? मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन सर, मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कर देना, ये हुआ सर 1833 में। फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन मतलब रीस्टार्टिंग और रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कब हुआ सर? एक्ट ऑफ 1860। समझ में आ रहा है या नहीं आ रही है? बेटा तुम्हारी किस्मत बड़ी अच्छी है, इतने प्यार से तुम्हें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ा दिया होता ना तो तुम पीएचडी कर चुके होते इंग्लिश लिटरेचर में। ओके, समझ में आ रहा है? तो बड़ी बड़ी जगहों पे पूरा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग 2 घंटे में खत्म होता है, मेरा 6वां घंटा चल रहा है। ओके, बच्चे बोले सर आज तक ये बस रट्टा मारा हुआ था इसलिए भूल जाते थे, पर रीजनिंग के साथ बड़ा मजा आ गया। कोई बात नहीं बेटा, ये मजा तुम लेते रहो, जब मैं रशिया का प्रेसिडेंट बनूंगा तो मुझे सपोर्ट करना। अच्छा सर, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आया कि नहीं? ओके, ऑलराइट, तो भूलना मत। ऑलराइट, तब मत भूलना। ओके, ऑलराइट सर, एवरीवन इज क्लियर विद दिस और नॉट? सबको समझ में आया? वेरी गुड सर। सो इंडियन काउंसिल्स एक्ट में legislative councils were established. Are you understanding this part or not? All right. So it provided viceroy's executive council should have some non-official members. अब एक काम और हुआ यहाँ पर, ठीक है? तो ये तुम्हें याद होगा, initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers to Bombay and Madras provinces. I hope तुम्हें ये सारी लाइनें अब याद आ गई। Yes sir. So ये यहाँ पे याद रखना कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स बनाए गए दोबारा, मद्रास में, बॉम्बे में, बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और पंजाब में। तुम्हें याद रह सकता है ये सारे स्टेट्स तो भी ठीक है, नहीं भी याद रह सकता तो भी सब इतना याद रख लेना कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स बनाए गए, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ। अब लॉर्ड कैनिंग ने कुछ ऐसी चीजें की है जो हमारे साथ, मतलब ब्रिटिशर्स चले गए लेकिन वो हमें छोड़ गए। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1858-59 में ही ना एक चीज प्रपोज की थी। क्या प्रपोज की थी सर? उसने प्रपोज की थी पोर्टफोलियो सिस्टम। क्या स्टार्ट किया था सर? पोर्टफोलियो सिस्टम। क्या स्टार्ट किया सर? अरे लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो सर? सो वो देखो, वो बोले सर ये पॉलिटी एडवांस पढ़ा रहे हैं क्या? हे भगवान, एक च्यवनप्राश का बादल फटना चाहिए। ओके, पोर्टफोलियो सिस्टम। तुम लोग क्या ऐसे गन्ने के जूस के बाहर, सेंटर के बाहर बैठ के पढ़ते हो क्या? ओके, मतलब
तुम्हारा कोई ऐसा समझ कहीं से भी कुछ भी होता है, कुछ भी सवाल पूछ लेते हो यार। हाँ सर, ऐसे ही सर पढ़ते पढ़ते पहले कभी हम फोन पे बात कर रहे होते हैं, कभी हम लोग चाय पी रहे होते हैं, और कभी कभी हम ऐसा अचानक बीच में पढ़ने लग जाते हैं कि पढ़ाई क्या जा रहा है, हाँ कौन से पीछे चल रही है। सो पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था? पोर्टफोलियो सिस्टम वो है जो आज भी हमारे साथ है। सो तुम्हें याद रखना कि पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। एक्चुअली लॉर्ड कैनिंग ने 1858-59 में ही पोर्टफोलियो सिस्टम ऑफिशियली बोल दिया था, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ द लॉ, बेटा डेविल लाइज इन द डिटेल, एक एक लाइन समझो, एज अ पार्ट ऑफ लॉ ये एक्ट ऑफ 1861 से आया था। बेटा मैं चाहता ना तो मैं 2 मिनट में खत्म करा देता, लेकिन आई नो यूपीएससी में पूछता क्या है। 1858-59 में लॉर्ड कैनिंग ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था पोर्टफोलियो सिस्टम, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ लॉ ये एक्ट ऑफ 1861 में आया। और पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है सर? हाँ ये भी बताना जरूरी है। तो जैसे आजकल होता है, क्या होता है सर, जैसे एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, हाँ सर, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, हाँ सर, एक मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, एक मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है। ये जो डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट है, ये डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट इनटू डिपार्टमेंट्स है, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। तो मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट्स, ये जो कुछ भी डिवीजन होता है ये इंपॉर्टेंट है। सपोज मैं प्राइम मिनिस्टर बना, सपोज, और मैंने ये देखना है कि इंडिया में स्टेडियम ठीक से काम हो रहे हैं कि नहीं, तो मैं कहाँ फोन करूं? तो मैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में काम फोन करूंगा। सर पूरी गवर्नमेंट को एक साथ फोन कर लो। अरे पूरी गवर्नमेंट को काय को फोन करूं? ओके, मेरे को यह पता करना है कि चाइना लद्दाख में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करना है, तो मैं कहाँ फोन मारूं? सर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मारूं। इस डिवीजन को पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं। तो मैंने लॉर्ड कैनिंग को बोला, मैंने कहा लॉर्ड कैनिंग इससे फायदा क्या होगा? बोला सिद्धार्थ इससे बढ़ेगी टिंग टोंग, टिंग टोंग, टिंग टोंग। ओहो, समझ में आ रही है या नहीं? इससे बढ़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे बढ़ेगी आंसरेबिलिटी, इससे बढ़ेगी अकाउंटेबिलिटी। यस और नो? सबको समझ में आया या नहीं समझ में आया? पल्ले पड़ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? बहुत ही बढ़िया, एवरीवन इज क्लियर विद दिस वन? तो मैंने कहा लॉर्ड कैनिंग मेरा दिल खुश कर देता तूने। ओके, तो बोला इसकी वजह से ही हमारी गवर्नमेंट गुड गवर्नमेंट होगी। एवरीवन हैज अंडरस्टूड। फिर गुरुजी का है क्या क्या होता है यार इन क्लासेस में? क्या तुम लोग चाय वाय पी के बैठे कुछ भी बोल रहे होते हैं यार? अजीब लोग है यार, आनंददायक स्थिति से बहुत हो रहा है यार। तुम लोग पैसे देकर अन अकेडमी पे आए और उसके बाद अजीब अजीब हरकतें कैसे कर लेते हो यार? तो मतलब पैसे देने के बाद कैसा करते हो यार? फ्री वाले में आया करो ना, स्पेशल क्लासेस में स्पैम किया करो। अच्छा, फ्री वाले में तो बहुत सारे लोग आते हैं, हम उनका ओके, ऑलराइट सर। सो लॉर्ड कैनिंग ने who was the governor general viceroy, देखो लाइन समझो, who was the governor general and viceroy at the time। तो आप समझ में आ गया कि नहीं? जो वाइसरॉय था वो सिर्फ वाइसरॉय नहीं था, वाइसरॉय था वो वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल था। ये लाइन पकड़ के रखना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो ही इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसमें हर मेंबर को एक पोर्टफोलियो दे दिया गया एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का। फिर सबको समझ में आ गया? तो मैंने क्या बोला कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को गवर्नर जनरल काउंसिल के एक्सपैंडेड काउंसिल में पार्ट मिला। इसमें 6 से 12 मेंबर्स, तुम 6 याद रख सकते हो, मिनिमम 6 मैक्सिमम 12 मेंबर्स अपॉइंट किए गए। राजा बनारस, महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव को इंडिया के तरफ से नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बना दिया गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? यहां पर एक ऐसी चीज भी आई, यहां पे देखो, द एक्ट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल ऑफ द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, जो कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से ले लिया गया था। तुम्हें यह समझ में आ गया? द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस ऑर्डर? और फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड अदर प्रोविंसेस भी हुआ, जो मैंने तुम्हें बता दिया था, इवन इन पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल एक्सेट्रा। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एक लास्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन हमेशा याद रखना, तुम चाहे जितना मर्जी इसको इग्नोर करो, प्लीज रिमेंबर एक क्वेश्चन आता है, हु वाज द पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया? पॉलिटिकल हेड तब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि लंदन में बैठा था। कहां बैठा था सर? लंदन में बैठा था, वही था। इन अदर वर्ड्स, गवर्नर जनरल और द वाइसरॉय, जो मुझे तुम्हें याद रखना है वो रख लो, वो बहुत पावरफुल पोजीशन थी, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया उससे भी पावरफुल पोजीशन थी। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के पास पावर थी
कि वो वाइसरॉय को ओवररूल कर सकता था। तो कोई गलतफहमी मत पाल के रख लेना कि वाइसरॉय वाज द बॉस। नो, इट वाज स्टिल द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वाज द बॉस। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। क्या दिख जाएगा सर? द पॉइंट वाज द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया इन ब्रिटेन could dissolve any act passed by Governor General's Council. Are you understanding this or not? तो ये लाइन छोड़ना मत कि most powerful office was that of the Secretary of State of India also. So last sir. अब क्या सर? कैनिंग ने एक गिफ्ट और दिया हम लोगों को, जो कि हमारे पास अभी भी पड़ा हुआ है। उसको बोला जाता है ऑर्डिनेंस सिस्टम। क्या सर? ऑर्डिनेंस सिस्टम। तो लॉर्ड कैनिंग एक एग्जीक्यूटिव था, बिल्कुल सही बात है, वाइसरॉय था, लेकिन इसके पास एक काउंसिल भी था। हाँ सर, अभी खुद तो बनाया सर इसने, लेजिस्लेटिव काउंसिल। आमतौर पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम था टू मेक लॉज, ये सुनो। लॉर्ड कैनिंग ने बोला कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर तुम ना हो, तुम एब्सेंट हो, तो क्या मैं लॉ ना बना सकता हूं? मैंने कहा हाँ भाई बना सकते हो। तो जो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जब लेजिस्लेटिव काउंसिल एब्सेंट होगा तो मैं भी लॉ बना सकता हूं। ओह, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? इसको ऑर्डिनेंस पावर बोला गया। Are you understanding this or not? So कमाल की बात यह है that the viceroy could promulgate ordinances. Word क्या यूज करना होता है सर? Promulgate ordinances, which means could pass laws even when the legislative council is absent. Are you understanding? सर कुछ याद आ गया? क्या याद आ गया? आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में यही बात आजकल हम प्रेसिडेंट साहब के लिए भी बोलते हैं, दैट ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन द पार्लियामेंट इज एब्सेंट। समझ में आ रहा है या नहीं? तो ये करीब करीब सेम चीज है विद रिगार्ड्स टू एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सो 1861 की बड़ी मेजर सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस मैंने तुमको पढ़ा दी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? both ways. So the next act, okay, the next act was Indian Councils Act of 1892. Are you understanding this or not? एक बात हमेशा के लिए याद रखना कि अगर मैं एब्सेंट बोलूंगा तो तुम भी एब्सेंट ही बोलना। अच्छा, कैन वी से एब्सेंट मीन्स समथिंग एल्स? ये खेल मत खेलना, ओके? तो अगर तुमने ऐसा कुछ खेल खेला तो तुम्हें पता चलेगा लॉ जो होता है ना वो वर्ड्स डिपेंडेंट होता है। तो ऐसा कुछ सियापा मत कर बैठना, ठीक है? सबको सामने आ गया कि नहीं? यस, कीर्ति, देयर आर नो सिनोनिम्स इन लॉ, याद रखना। सबको सामने आ गया? हाँ सर, एवरीवन हैज अंडरस्टूड? नाउ अब हम करेंगे एक्ट ऑफ 1892। ओके सर, यार तुम लोग इतने मजबूर क्यों हो यार? मजबूर, ये हालात यहाँ भी है वहां भी, तन्हाई की एक रात यहाँ भी है और वहां भी। कहने को तो बहुत कुछ है पर किससे कहे हम, कहाँ जाके? क्या है यार, तुम लोग इस वीडियो को 4-5 बार खुद क्यों नहीं देख सकते? पैसे लगते हैं क्या? अब तो मुकेश भाई ने इतने इसको सिंपल जियो को फ्री दे दिया प्रैक्टिकली, अब बार बार देख लेना। सर वन क्वेश्चन अभी पूछो, अभी तुम्हारी बुद्धि में पहली बार तो तुमने हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स पढ़ लो ढंग से, ओके? तो देख लो 4-5 बार वीडियो, अपने ऊपर ही एहसान कर लो, ओके? नहीं जी अब भी पूछेंगे सर वाइसरॉय और अरे क्या यार, आईपीएस ऑफिसर बन रहे हो यार, एटीट्यूड रखो, थोड़ी कड़ी में रहो यार लाइफ में, ओके? ऑलराइट, सो द नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। तो एक बार मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। तो हमारे एक्सटेंडेड मेंबर्स हो गए 6 to 12 मेंबर्स, यस, और बट बेचारों को पावर कुछ नहीं थी, ओके? पावर्स बहुत कम थी, ओके? इंडियंस को तो बिल्कुल ही नहीं पावर थी, बाकियों को भी बहुत ही लिमिटेड पावर्स थी, ओके? इंडियंस को तो पावर ही नहीं दी थी। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स याद कर लेना। क्या याद कर लेना सर? इसी में सर ऑर्डिनेंसेस आए थे, हाँ सर। इसी में सर पोर्टफोलियो सिस्टम आया था, यस सर। और इसी में पहला स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आया था। इतना याद रख लेना, काम हो जाएगा तुम्हारा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं समझ में आया? फिर क्या हुआ? दिल खुश नहीं होता ना सर, मतलब ये दिल है, ये दिल है कि मानता नहीं। क्या हो गया सर? यार इतने से काम थोड़ा चलेगा। तुमने बोला कि हम तुम्हारे खिलाफ कुछ ना बोले, तो हमें और पावर्स नहीं चाहिए। हाँ हाँ, तो इंडियंस धीरे धीरे और इंटेलिजेंट होने लगे। इंटेलिजेंट तो पहले से ही थे एक्चुअली। ब्रिटिशर्स ने हमारा दिन क्यों खराब किया हुआ तुम्हारे में?
क्योंकि हमको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी। द मोस्ट टेक्निकल प्रॉब्लम जो इंडियंस को थी वो इंग्लिश लैंग्वेज की थी। एक बार इंडियंस को लैंग्वेज आ जाए फिर उसके बाद इंडियंस को रोका जा सकता है क्या? यही हुआ। जैसे ही इंडिया में एजुकेशन बढ़ने लग गई तो इंडिया के लोग ही पढ़ने के लिए लंदन जाने लग गए, उनको लॉ भी समझ में आने लग गया, उनको एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ में आने लग गया, उनको इंग्लिश भी समझ में आने लग गया। तो एक नया इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी सॉल्व हो गई इंडिया में। और ये इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी ने ही मिलकर, आई होप तुम्हें याद है, तुम्हें थोड़ा बहुत बताया हुआ, एओ ह्यूम की लीडरशिप में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। आई होप सबको ये बात याद है, ये सुनो। इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे ही बनी, तो ये पहली फोटोग्राफ ली है मैंने, अच्छा ये फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस थी 1885 में। तो कांग्रेस ने आते डिमांड करनी स्टार्ट कर दी कि भाई इतने से काम नहीं चलेगा कि तुमने हमको कॉफी बनाने के लिए बिठा दिया है, ओके, 3 अनऑफिशियल मेंबर्स, हमें और पावर चाहिए। सो अंडर द प्रेशर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडिंग, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 पास होने लगा। So Indian National Congress was formed in 1885. There was a growing feeling of nationalism. This led the INC to put forth some demands to the British authority. तो हर देखो 1861 हुआ था in the background of 1857, 1892 हुआ in the background of Indian National Congress of 1885. एक डिमांड थी उनकी कि हमारे रिफॉर्म करो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के। 1861 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था कि हमको है ना फाइनेंस पे नहीं बात करने दिया जाता था। तो 1861 में लेजिस्लेटिव काउंसिल का बड़ा लिमिटेड रोल था, वो चीफली एडवाइजरी था, उसमें डिस्कशन ऑन फाइनेंस नहीं परमिट हुआ। तुम नोटिस करो मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूं तुम्हें, ओके? थोड़ा जरा इंटेलिजेंटली बैठ जाओ, बादाम बादाम खा के। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसे बिल्कुल ऐसा सुस्त जैसे मत बैठे रहो, ओके? दिस इज नॉट योर एवरेज क्लासेस जैसे तुम्हें स्कूल में पढ़ाते थे और पीछे बैठ के लोग यू नो कागज के जहाज बनाते थे। अच्छा हुआ मैं तुम्हारे स्कूल में नहीं था, ओके? तो मेरी क्लास में सिर्फ एक्टिव शार्प लोग रहने चाहिए, बाकी लोग बैठ के ना कॉफी बनाना सीखो। ऑलराइट, सो इवन दो इंडियंस वर नॉमिनेटेड 1861 में, देयर वाज नो स्टैट्यूटरी प्रोविजन। ये एहसान था, क्या सर? एहसान था। वाइसरॉय जिस मर्जी चाहे को नॉमिनेट करे या फिर ना भी करे। 1892 आते आते कांग्रेस ने बोला ना ना, ये एहसान वैसान नहीं चाहिए, हमको इलेक्शन दो, इलेक्शन, ताकि हम गाना गा सके। कौन सा गाना? साडा हक इत्थे रख। इन अदर वर्ड्स हमारा राइट हो जाना चाहिए कि हम यहाँ पर बैठे हैं, तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए हमको। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि अभी अभी देखा सिद्धार्थ सर ने क्या दिखाया था कि 1861 में फाइनेंशियल मैटर्स पर डिस्कशन नहीं था, अब हमको वो डिस्कशन अलाउड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो उस टाइम पे लॉर्ड डफरिन था, उसने बोला रुको रुको, अब ध्यान से सुनना। उसने बोला कि डायरेक्ट इलेक्शन तो मैं अभी नहीं अलाउ करूंगा, ओके? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बोला, लेकिन एक तरीके का इनडायरेक्ट इलेक्शन अलाउ करूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, इनडायरेक्ट इलेक्शन वर्ड यूज नहीं किया गया, लेकिन करवाया जरूर गया। मतलब सर ये बहुत ध्यान से याद रखना, मैं अभी भी बोल रहा हूं, इन वीडियोस को 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 बार देख लेना, तब जाके 90% ऑफ यू तुम लोग का कुछ भला होगा। वरना अभी तक तुमने सिर्फ एक ही जिंदगी में काम किया है कि तुमने यूपीएससी का फॉर्म भरने का सपना देखा, आता जाता तुम्हें कुछ है नहीं। इनडायरेक्ट इलेक्शन वर्ड नहीं यूज किया जाता, इनडायरेक्ट इलेक्शन के जैसे काम किया गया था। क्या हुआ था सर? अब नॉमिनेशन केवल वाइसरॉय के थ्रू नहीं होता था, अब नॉमिनेशन यूनिवर्सिटीज भी करती थी। अच्छा, अब नॉमिनेशन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स भी करते थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी को हम इनडायरेक्ट इलेक्शन समझ सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ एडिशनल मेंबर्स को बढ़ा दिया गया, पिछली बार था 6 से 12, अब इसको 16 तक लेकर जाया गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो एक्सपैंडेड मेंबर्स वुड नाउ गो टू 16 मेंबर्स। नाउ these 16 मेंबर्स के पास ज्यादा पावर्स थी, ओके? व्हाई? बिकॉज जमींदार्स, ट्रेड यूनियंस, यूनिवर्सिटीज, ये सब भी अब नॉमिनेट कर सकते थे। बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, एवरीवन। अब इनके पास, अब ये रट लो, क्या रटना है सर? रट लो, क्या हो गया सर रटने को? रटो। नाउ दे कुड डिस्कस बजट, दे कुड आस्क क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव, बट वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। सब लोगों ने लिख लिया मैंने क्या बोला? ये क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, दे कुड डिस्कस बजट, दे कुड आस्क क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, बट दे कुड नॉट आस्क डाउट क्वेश्चन। जैसे तुम्हारे डाउट क्वेश्चन होते हैं ना, हाँ सर, सर एक क्वेश्चन बताऊं सर, एक क्वेश्चन बताऊं सर, अच्छा सर बताओ ना सर वाइसरॉय को क्या बोलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसको डाउट क्वेश्चन बोलते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो सेकंड क्वेश्चन अलाउड नहीं था, फर्स्ट क्वेश्चन अलाउड था, डिस्कस बजट एंड आस्क द एग्जीक्यूटिव। सो 1892 में ये थोड़ा सा चेंज हो गया, एंड नाउ द मेंबर्स वर 16, ओके? नाउ
members were given the right to ask questions on the budget, जो पहले नहीं था. Remember, finances पे पहले हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे. They could not ask supplementary questions. Principle of representation start हो गया था. कृपा करके याद रखना, उसको indirect election word नहीं यूज किया गया था. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone. So यहाँ पर हमारे पास क्या क्या याद रहेगा सर? अब हमारे मेंबर्स हो गए 16 तक. Yes or no? थोड़े पावर्स बढ़ गए. क्या बढ़ गए सर? अब आप बजट डिस्कस कर सकते थे. वेरी गुड. आप क्वेश्चन पूछ सकते थे. किसको? एग्जीक्यूटिव को. वेरी गुड सर. और क्या कर सकते थे सर? एक बात तो पता ही नहीं, क्या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे? अच्छा, नहीं पूछ सकते. थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया. यस और नो? और इस प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन के तहत अब जमींदार, ट्रेड यूनियंस, ये सब लोग पूछ सकते थे. तो एहसान खत्म हो गया. अभी भी बिना इनडायरेक्ट इलेक्शन के, लेकिन वो इनडायरेक्ट इलेक्शन ही रहा था. तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना कि वो एक्चुअली क्या पूछने की कोशिश करे. एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रही है? सबको समझ में? तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ ना, ठीक है, जब मैं ग्रेजुएट है ना, तो मैंने अपने पापा को बोला, मैंने कहा पापा प्लीज मेरे को गिफ्ट दे दो. तो पापा बोले हाँ बेटा कैसी बात करे, तेरे को गिफ्ट नहीं लेगा दूंगा, हाथ दोगे, मैंने तेरे को वादा किया था तू ग्रेजुएट होगा. तो मैंने कहा सही में पापा? यस. तो मैंने कहा पापा क्या लेकर दोगे? तो मेरे पापा बोले क्या चाहिए बेटा? मेरे पार बच्चे को क्या चाहिए बोल बेटा. मैंने कहा पापा है ना BMW ले दो, हैं गड्डी ले दो, ओके स्पोर्ट्स कार ले दो. पापा बोले हाँ जा बेटा, तेरे को कार चाहिए ना, जा ले दी तेरे को कार. मैं अगले दिन खुला, मैंने आंखों से देखा, मैंने कहा मेरे पापा ने मेरे लिए BMW ला के देखी. बाहर मारुति खड़ी थी. हाँ. पापा बोले बेटा गाड़ी की बात हुई थी. ओके. मैंने कहा पापा ऐसे कैसे कर सकते हो यार, अब मैं मारुति में जाऊंगा यार, हद हो गई यार, आपने मेरे को BMW बोला था, मैंने सपने में इतनी फास्ट गाड़ी चलाई. वैसे ही कुछ 1892 में हुआ. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बड़ी जबरदस्त डिमांड करी और बहुत दूर तक तो पहुंच भी गए, लेकिन जहां तक उम्मीद थी वहां तक नहीं पहुंची. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? समझ में आया कि नहीं? सो प्रोमिसेस हमको बहुत बड़े बड़े किए गए, लेकिन वहां तक हमको डिलीवर नहीं किया गया. और इंडियन नेशनल कांग्रेस पीछे छोड़ने वाली नहीं थी. जिसमें स्पेशली मेजर रोल अदा किया द लीडर्स सच एज गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी एंड एवरीवन एल्स आल्सो, जो कि अब बड़े ही जबरदस्त मोड में थे टू चेंज द लैंडस्केप ऑफ इंडियन गवर्नेंस. इस दौरान बहुत सारी चीजें हो गई. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज आल्सो एजिटेटिंग फॉर मोर रिफॉर्म्स एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑफ इंडियंस. जो अर्लियर कांग्रेस लीडर्स थे वो मॉडरेट थे, लेकिन अब जो थे दैट दे सेड कि अब यार ऐसे छोड़ के तो काम चलेगा नहीं. 1906 में होम रूल की डिमांड हो गई. गोपाल कृष्ण गोखले लॉर्ड मॉर्ले को मिलने इंग्लैंड में गए. क्या है तुम्हें मालूम है? अब मैंने समझा दिया है. मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ और वो पॉलिटिकल हेड था और उसको कन्विंस किया कि देयर आर मोर रिफॉर्म्स दैट इज रिक्वायर्ड. उसी तरह से थोड़े बहुत और ट्रैजिक इवेंट्स भी हो गए. कैसे हो गए? जैसे लॉर्ड कर्जन, बुद्धि नहीं थी, इसका भी IQ कम था, इसने पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया, व्हिच कॉज्ड अनटोल्ड मिजरी टू द पीपल ऑफ इंडिया. और इसी दौरान मुस्लिम लीग एज अ पॉलिटिकल एंटिटी बन चुका था. इस मुस्लिम लीग के पॉलिटिकल एंटिटी बनते ही ओके नाउ ब्रिटिशर्स के दिमाग में खुराफात आने लगे. ये लोग बहुत ही तेज थे. तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि इसका फायदा उठाया जाए और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम पर ये एक नया एक्ट निकालने का प्रोग्राम पे आए. और वो जो नया एक्ट था वो था इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909. आर यू अंडरस्टैंड? तो सारे एक्ट्स के पॉलिटिकल इवेंट समझ में आए तुमको? 1861 का पॉलिटिकल इवेंट था ओके द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858. 1892 का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था द 1885 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. और इंडियन काउंसिल्स एक्ट का आप बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, द डिवीजन और द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 में पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया बाय द यूज ऑफ वर्ड्स सच एज इनडायरेक्ट इलेक्शन. लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एक्सपैंड कर दिया गया ऑल द वे टू 60 मेंबर्स ओके. और यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के पावर को और ज्यादा एक्सपैंड किया गया. सो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ. सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को 16 से लेकर 60 तक, अब 60 तक चले गए. और द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को भी एक्सपैंड किया गया, ऑल्दो यूनिफॉर्मली नहीं एक्सपैंड किया गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? अरे बाबा समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर.
अब ध्यान से सुनो, members could now discuss budget, they could move resolutions, they could also discuss matters of public interest. Uri Babu, they could now also ask supplementary questions. However, no discussions on foreign policy or on relations with princely states were permitted. तो केवल इन दोनों चीजों पर डिस्कशंस अलाउड नहीं थी. इन मोस्ट अदर केसेस ये कुछ वैसे ही बिहेव कर रहे थे सर जैसे आजकल का पार्लियामेंट कर रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो काफी जबरदस्त जंप था in the parliamentary reforms. लेकिन the situation was कि it was hardly what we required because इन लोगों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी. डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंडर इन्होंने लॉर्ड मिंटो ने कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया. सर ये लोग फिर से सर वही कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे? जो पहले राजाओं के साथ कर रहे थे, अब ये लोग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन अपीजमेंट पॉलिसी यूटिलाइज कर रहे हैं. तुष्टीकरण. व्हाट इज अपीजमेंट पॉलिसी? इन्होंने बोला कि मुस्लिम्स को अलग वोटर्स के थ्रू इलेक्ट किया जाएगा, यानी कि जो वोटर्स होंगे वो केवल मुस्लिम्स होंगे. सेपरेट रजिस्टर्स बनाए गए और उनको ज्यादा वेटेज देकर मोस्ट सीट्स वर आल्सो गिवन टू देम डिस्प्रोपोर्शनेटली अकॉर्डिंग टू देयर लोकल पॉपुलेशन. सो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और वगैरह में जहां इलेक्शंस हो रहे थे वहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम और कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया. आइडिया ये था कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बीच में दरार डाल दे और डिवाइड एंड रूल के बेसिस पे ये काम चलते रहे. ये बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा जब हम इलेक्शंस पढ़ेंगे कि बाबा साहब ने आर्टिकल 325 लिखकर ये पॉलिसी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था. लेकिन वो बात किसी और दिन. एक और इंपॉर्टेंट बात, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको लॉर्ड सिन्हा भी बोला जाता है, ये पहले इंडियन बने एज अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल. मैंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोला, मैंने लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बोला. सो एक्ट ऑफ 1909 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले इंडियन बने एज अ मेंबर ऑफ लॉर्ड सिन्हा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो इंडियन काउंसिल्स एक्ट is also known as parliamentary reform. Direct elections to legislative council start हुआ. सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया. 16 से मेंबर्स बढ़कर 60 हो गए और एक सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम डेवलप हुआ जिसे बोला गया कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम. तो लॉर्ड मिंटो को बोला गया फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन? थैंक यू प्रथम, गॉड ब्लेस यू. सबको समझ आ गया? सो हाँ ना सर, दोनों ही है. हाँ भी है सर, ना भी है सर, दोनों है सर. ओके, तो एक छोटी सी लाइन बोलनी बाकी रहेगी मेरे को. क्या हो गया सर? सर कितनी प्रोग्रेस होगी सर, कितनी प्रोग्रेस है? काय की प्रोग्रेस बेटा? 1773 से 1909 आ गया, मतलब 136 साल हो गए. ओके, और तुम स्ट्रगल कर रहे हो और तुम्हें एक्चुअली स्पीकिंग कुछ भी नहीं मिला है. अभी भी तुम्हें यू नो छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछने का मौका मिल रहा है तो तुम इतना खुश हो रहे हो. इंडिपेंडेंस तो सर बहुत दूर है बाबा. इंडिपेंडेंस तो दिख नहीं रहा. हाँ बेटा, उसका रीजन ये था कि हमें कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था. यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? हमें कोई डायरेक्शन दिखाने वाला नहीं था. और अब आएंगे. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आया या नहीं? तो इनको करो नमस्कार बापू को और थैंक यू बोलो कि इनकी लीडरशिप में बहुत ही मेजर चेंज आया टू आवर नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल. ऑलराइट, सो अब हम देखेंगे. थैंक यू रीना, गॉड ब्लेस यू. तो for this point, so please try to keep the page for a bit long so that I can write something. बहुत ही दुखी लोग हो यार तुम लोग. तुम्हारे लिए मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की डेट भेज देता हूँ तुमको. ओके, उसका वेबसाइट है, उसमें डालो कि हमारे सर मानव अधिकारों का हनन हो रहा है. ओके, दुख ही नहीं खत्म हो रहे सर हमारे. तुम कोई व्रत रखो. हाँ सर. ऑलराइट, तो इसी खुशी में हम लेंगे 5 मिनट्स का ब्रेक. जिनको एक बार में पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, तुम क्या इसके बाद स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हो क्या? हाँ सर, क्लास के बाद सर अपन 50 करोड़ रुपए का सट्टा मारते हैं. अपन के पास टाइम थोड़ा ना दोबारा वॉच करने का. हद हो गई है. सॉरी. ऑलराइट, 5 मिनट्स का ब्रेक. कंटिन्यू दिस.
Friends all clear? Both videos. Okay. All right. Great. Virendra, very good. Disha, VK, Shantanu, शिव नारायण तो कुछ और ही लिखा सर ब्रेक हुआ है इसलिए एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे प्लीज सर ये वीडियो लेक्चर लो क्वालिटी में भी अपलोड करिए। जब हम डाउनलोड करके दोबारा देखते हैं तो हमारी तो एमबी हमारी खत्म हो। पिछले 2 लेक्चर के आपने स्टैंडर्ड क्वालिटी में अपलोड किए थे जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एमबी खत्म हो गया था सर। हमको सर पर डे 1.5 GB ही डेटा मिलता है इसलिए सर प्लीज हमारा ही ब्रेक हुआ है इसलिए अभी लिए है प्रॉब्लम को समझे। शिव नारायण आपने ये जो इतनी बड़ी सब एमबी और स्टैंडर्ड और ये सब बोला ना मेरे पल्ले कुछ पड़ा नहीं। अगर आपको ये सब कुछ करना है तो ये अनअकैडमी करें। मैं अपलोड करने वाला कौन होता बेटा, मैं तो सिर्फ पढ़ाता हूँ। ओके तो ये मेरे बस की चीज नहीं है। ये सब एमबी सब तुम अनअकैडमी में बोलो, मन में ना समझ में आ रहा है सब। ओके सो अंशुल वेरी गुड, मानसी, ईशा वेरी गुड, थैंक यू मेगा, गॉड ब्लेस यू। खुशी, प्रभात, तो इतना समराइज भी मत करके 2 लाइन में लिखकर छोड़ के चले जा। प्रदीप है तेरे को भी मारुति मिलेगी BMW की जगह। आरती समराइज तो पूरा तो करो। सलोनी, आस्था, भरद्वाज, वैशु, ओके ऑलराइट, पूजा वेरी गुड, मीनाक्षी, ईशा, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ? सो जो लोग भी समराइज कर रहे हैं वो समराइज करते रहे। दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट और सबसे बड़ा सीक्रेट इज समराइजेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ? नेवर माइंड प्रदीप, ओके चलो अब मैं तुमको बड़ी भयंकर बात करता हूं। अब मैं तुम्हें आई एम टेकिंग यू इनटू द माइंड ऑफ अ जीनियस। ओके जो मैं अभी बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। ओके तो बापू को है ना ये देश समझ नहीं पाया। ओके अगर तुम महात्मा गांधी की बुक्स पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि 90% ऑफ जो हमको सेल्फ हेल्प बुक्स में पढ़ाया जाता है, 90% ऑफ जो हमको आजकल मैनेजमेंट ट्यूटोरियल्स वगैरह में पढ़ाया जाता है या ये सब पढ़ाया जाता है वो एक्चुअली बापू पहले पढ़ा चुके थे। ओके लोगों को समझ में नहीं आया, प्रॉब्ली इट वाज अहेड ऑफ टाइम। ओके सो पहले समझने की कोशिश करो। हम लोगों ने बुक्स पढ़ी नहीं तो ज्यादातर लोग जो ट्विटर पे क्रिटिसाइज करने लगते हैं उन्होंने बापू की बुक्स को, वो सारी बुक्स का नाम बता देना तो सुबह से शाम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हमारा अब ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही अनवारंटेड ही हो गया वैसे, क्योंकि जिसको आता जाता नहीं है वो भी कुछ भी बोलने लग जाते हैं। अलाउड हो गया, सब कुछ अलाउड हो गया। लोग नरेंद्र मोदी साहब को बोलते थे मोदी जी आपको ना सरकार चलानी नहीं आती, बताओ फिटे मुंह, हद हो गई। अब इनको नहीं आती तो किसको आती? लोग कमेंट कर देते हैं सचिन को आज बैटिंग नहीं आती ठीक से, अच्छा मुकेश अंबानी ठीक से बिजनेस नहीं करता। तो इन लोगों के चक्कर में ना ये ट्विटर फेसबुक मेंटालिटी हटाओ। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट महात्मा गांधी डिड फॉर इंडिया। नाउ व्हेन आई से अबाउट महात्मा गांधी, और ये हर साल मेरे साथ होता है जब मैं महात्मा गांधी के बारे में तारीफ करता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं नेताजी के बारे में क्यों नहीं तारीफ कर रहा, मैं भगत सिंह की तारीफ क्यों नहीं कर रहा, मैं चंद्रशेखर आजाद की क्यों नहीं तारीफ कर रहा। मैंने किसी की तारीफ करने का पॉइंट यहाँ पर मैं महात्मा गांधी का एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी पढ़ा रहा हूँ। ओके जो महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में आखिरी आदमी चला ना, ओके जो आखिरी था, जो दिखा भी नहीं होगा, उसका भी इस देश पर एहसान है। यू अंडरस्टैंडिंग कि इस देश के लिए एक आदमी ने अगर आखिरी लाइन में पायदान में लास्ट खड़ा था ना, उसको भी कोटि कोटि नमन है कि वो इस देश के लिए लड़ा है। ओके लेकिन जब हम डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज को तो हम लीडर्स के नाम पर डिस्क्राइब करते हैं। तो इस देश में जो जिस चीज का सैक्रिफाइस है उस सबको हम सबका नमस्कार है। सो काइंडली डोंट मेक पॉलिटिकल इश्यूज आउट ऑफ व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड नाउ महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट। सो महात्मा गांधी जब इंडिया में आए, नाउ प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, और मैं अभी अबाउट 15 मिनट्स नॉन स्टॉप जाऊंगा। सो थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करके समझने की कोशिश करो। सो महात्मा गांधी जब इंडिया आए तो साउथ अफ्रीका से आए, तब भी हम सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस मांग रहे थे, लेकिन वो डायरेक्शन क्लियर नहीं थी। तो डायरेक्शन सर क्लियर क्यों नहीं थी? डायरेक्शन इसलिए क्लियर नहीं थी क्योंकि हमको ये नहीं पता था कि हम कहां है, वेयर आर वी एंड वेयर डू वी वांट टू गो। यू अंडरस्टैंडिंग?
हमें ये चीजें ऐसे लगती है कि ये नो ब्रेनर है, ये नो ब्रेनर नहीं है। ओके, आमतौर पे हमें अपनी पोजीशन का पता ही नहीं होता, आई यू अंडरस्टैंडिंग, और उसमें कभी कभी हमें अंधविश्वास हो जाता है और कभी कभी लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज में होता है। तो एक बार गालिब साहब ने बोला था ना कि अपनी हालत का खुद एहसास नहीं है मुझको, अपनी हालत का खुद एहसास नहीं है मुझको, औरों से सुना है कि मैं परेशान हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ आ रहा है कि नहीं, कि लोग चेहरे पर देख के बता देते। सो इस कॉन्सेप्ट से समझ में आ गया होगा कि हमें पता नहीं था हम थे क्या। अब इसके अलग अलग रीजन थे। इसका रीजन था क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया था ना, वो हमसे पहले किसी के साथ नहीं हुआ था, यानी कि एक फेज आया था। आमतौर पे होता क्या है, आमतौर पे सर एक कंट्री, एक बड़ी कंट्री, बिग कंट्री स्मॉल कंट्री पे अटैक करती है मिलिटरीली। कैसे अटैक करती है सर? मिलिटरीली। ओके, फौजें भेज दी जाती है, सिकंदर भी घोड़े चढ़ के आया था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? और फिर वो मिलिटरीली आती है और फिर वो स्मॉल कंट्री के लोगों के सारे हक, सारे राइट्स ले लेती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? और वो कंट्री को बना देती है गुलाम। हाँ सर, गुलाम। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? हम गुलाम बन गए सर, हम ब्रिटिशर्स के गुलाम हो गए। फिटे मुंह, यही प्रॉब्लम है। जब आप इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट या फिर हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश में डालने की कोशिश करते हैं, इट इज कॉल्ड एज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। वो एग्जैक्ट शब्द वहां पर नहीं आता। जैसे आज तक मेरे को एक हिंदी पिक्चर आई थी, उसमें लिखा था प्यार इश्क और मोहब्बत। मैंने कहा इससे लो IQ टाइटल नहीं हो सकता। ओके, प्यार इश्क और मोहब्बत तीनों वर्ड्स को ऐसे डाल दिया जैसे कि ये सिनोनिमस है। दीज आर 3 डिफरेंट वर्ड्स, बट इन गधों को कौन उर्दू सिखाए? ओके, बॉलीवुड वालों को। सो द सिचुएशन हियर इज, ओके, बिग कंट्री आमतौर पे स्मॉल कंट्री को, ध्यान से सुनना कीवर्ड, मिलिट्री ऑक्यूपेशन करती है और उनके कोई भी राइट्स नहीं देती, तब उस कंट्री को गुलाम बोला जाता है या फिर स्लेव स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्लेव स्टेट बोला जाता है। तो गुलाम को स्लेव स्टेट बोला जाता है। आर यू अंडरस्टैंड दिस बात? नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि इंडिया कभी स्लेव स्टेट नहीं था। इंडिया वॉज नेवर अ स्लेव स्टेट। लेकिन जब आप उसको हिंदी या उर्दू में, हिंदुस्तानी में बोलते हो, तो उसे गुलाम बोलते हो। तुमने देखा होगा, हम गुलामी की जंजीरें तोड़ देंगे, ये तुम नोटिस करते हो? तो अगर हम उसको ट्रांसलेटरेट करें तो, या ट्रांसलेट करें फॉर दैट मैटर, तो वो वर्ड आएगा स्लेव स्टेट। टेक्निकली स्पीकिंग इंडिया कभी स्लेव स्टेट नहीं था। क्यों सर? क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे नोने, मेरे चीके, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कभी इन्वेड नहीं किया था। हाँ सर, ब्रिटिशर्स की इन्वेजन नहीं हुई थी कि वो घोड़े चढ़ के आए या शिप भर के हम पर गोलियां मारे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हम पर मिलिट्री ऑक्यूपेशन नहीं हुई थी। इनफैक्ट ब्रिटिश इंडियन आर्मी एक्चुअली हमारे ही सोल्जर्स से बनी हुई थी। उनके ऑफिसर्स थे, सोल्जर्स हमारे थे। तो ये मिलिट्री इन्वेजन नहीं था। दूसरी बात है, ऐसा नहीं था कि तुम्हारे को ऐसे बेड़ियां बांध के सबको रखा गया था। तुम पे राइट्स थे, लेकिन डोमिनेशन, रूल उनका था। उन्होंने तुम्हें ऑक्युपाई किया था, लीगल एंड पॉलिटिकल ऑक्युपेशन। क्या किया था तुम उन लोगों ने? लीगल एंड पॉलिटिकल ऑक्युपेशन। कानून बनाने का, लॉ बनाने का ताकत उनके पास थी। गवर्नर जनरल, वाइसरॉय उनके थे। आई यू अंडरस्टैंड? इन अदर वर्ड्स, हम लोग स्लेव स्टेट नहीं थे, हम लोग कॉलोनी थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले पड़ा या नहीं? तो पहले हमको ये समझना बड़ा जरूरी है कि हम है कहां। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर तुम इसको गुलाम गुलाम सोचते रहोगे तो तुम्हारा आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ में नहीं आएगा। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे बॉम्बे से दिल्ली जाना है, ओके, तो कितना टाइम लगेगा? ओके, तो तुम मुझे पहले बताओगे सर बॉम्बे से दिल्ली 1000 किलोमीटर का रास्ता है, अगर तुम इस डायरेक्शन में जाओगे तो इतना टाइम लगेगा। पता चला मैं बॉम्बे से मद्रास चला गया, ओके, तो थोड़ा ना मेरे को उतना टाइम लगेगा, मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। सो वो डायरेक्शन होने के लिए पहले तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट होना बड़ा जरूरी है कि भैया तुम कॉलोनी हो कि स्लेव स्टेट हो। तो मैं गया एक दिन रशिया, ओके, क्या बात करो। तो मैं रशिया गया और मैं तो पंजाबी गला कर रहा था। मैं कहा ओए होए चल, कोई गल बात नहीं आएगी। रशिया में कोई जवाब ही ना दे मेरी बात का। मैंने कहा फिटे मुंह, तुम लोग को पंजाबी नहीं आती? तो ना, हम वे दासुदान ओ द्रास्तु। मैंने कहा भाई ये कैसी बात है? तो मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया, बोला सिद्धार्थ, व्हेन इन रशिया टॉक इन रशियन। मैंने कहा क्या बोला? व्हेन इन रशिया टॉक इन रशियन। जब तू अमृतसर वापस आएगा ना पुत्र, तब तू पंजाबी गला करियो। जब तू पंजाब आएगा ना, तब पंजाबी में बात करियो, रशिया में रशियन से बात करियो। तो मैंने कहा मतलब? महात्मा गांधी ने बोला कि डियर इंडियंस,
तुम्हें मिलिटरीली ऑक्युपाइड नहीं किया गया है, तुम पर इन्वेजन नहीं हुआ है, तुम पर वायलेंट तरीके का या मिलिटरी कॉम्बैटिव ऑक्युपेशन नहीं हुआ है। जब सवाल मिलिटरीली नहीं पूछा गया है तो तुम जवाब वायलेंस से क्यों दे रहे हो? हाँ, जब क्वेश्चन रशियन में नहीं है तो जवाब रशियन में क्यों दे रहे हो? जब ऑक्युपेशन ही लीगल एंड पॉलिटिकल है तो तुम जवाब क्यों नहीं लीगल और पॉलिटिकल दो? इन अदर वर्ड्स, हमें वायलेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें कब्जा मिलिटरीली किया ही नहीं गया हुआ है। इसीलिए बापू ने नॉन वायलेंस को वर्ड समझाया। व्हाट मोस्ट पीपल थिंक कि नॉन वायलेंस बापू का केवल स्पिरिचुअल मेथड था। नो, नॉन वायलेंस बापू की स्ट्रैटेजी थी। तब के लोगों को ऐसे जैसे मैं अब पढ़ा रहा हूं वैसे तो समझाया नहीं जा सकता था कि भैया लीगल एंड पॉलिटिकल ऑक्युपेशन होते। 99% इंडियन तो चक्कर खा के गिर चुके होते कि भैया कौन है लीगल और कौन है पॉलिटिकल। तो बापू ने उसी चीज को स्पिरिचुअली समझाया कि भैया नॉन वायलेंट का तरीका स्पिरिचुअल है। बट व्हाट बापू वाज एक्चुअली ट्राइंग टू डू कि क्योंकि तुम्हारी लीगल एंड पॉलिटिकल ऑक्युपेशन है इसीलिए तुम्हें भी जवाब लीगली एंड पॉलिटिकली देना चाहिए। तो हम इनको कोर्ट रूम में हराएंगे, हम इनको पार्लियामेंट में हराएंगे, हम धीरे धीरे इनसे लॉ मेकिंग पावर लेंगे, हम धीरे धीरे इनसे ज्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे, हम धीरे धीरे ज्यादा राइट्स मांगेंगे, हम धीरे 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 लीगल पॉलिटिकल ऑक्युपेशन खत्म करेंगे। इन अदर वर्ड्स, इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल होगी। क्या होगी सर? इंडिया की नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल होगी। सर कहने का क्या मतलब है? बेटा, हमारी मिलिट्री ऑक्युपेशन नहीं है, हमारी लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रगल है। एंड दैट इज व्हाई हमारे फ्रीडम को फ्रीडम स्ट्रगल बोला जाता है। अमेरिका में रेवोल्यूशन था क्योंकि वहां मिलिट्री ऑक्युपेशन थी। स्पेन में रेवोल्यूशन था, रशिया में रेवोल्यूशन था, फ्रांस में रेवोल्यूशन था। साडे उत्ते फ्रीडम स्ट्रगल सी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? दिस इज हाउ यू स्टडी पॉलिटी। समझ में आ रहा है या नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो पहले तुमको ये सब समझने आना बड़ा जरूरी होता है। ओके सर, इतनी देर में सर किसी और टीचर ने पढ़ाया होता ना सर, अब तक हमारा प्रियम्बल का चैप्टर चालू हो चुका होता। इतना टाइम लगा रहे हो सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यार मेरी क्लास में सीधा थर्ड स्टैंडर्ड से लोग आ गए सीधा। ओके वेरी गुड सर। सर अमेरिका में क्या था सर? एक सीधा स्कूल से टपक गए क्या यहाँ पर? सर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो तुम लोग को एनसीईआरटी पढ़े? सर हमने कसम खाई है। क्या सर? एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे सर हम। कसम खाई है सर, हम दुनिया इधर की उधर हो जाए हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को एक चीज आज समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? सर हम लोग क्या नहीं थे? सर हम लोग क्या नहीं थे? सर हम लोग नहीं थे स्लेव्स थे। और हम लोग क्या थे सर? सर हम थे कॉलोनी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो ऐसा नहीं था कि सर हमारे पास बिल्कुल राइट्स नहीं थे, लेकिन हमारे ऊपर लीगल एंड पॉलिटिकल ऑक्युपेशन थी। तो हम थे कॉलोनी और इंग्लैंड था इंपीरियल पावर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैव अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ गया? मैंने कहा बापू मेरे को सब समझ में आ गया बापू, थैंक यू। अपन कॉलोनी है ना, अपन अब इंडिपेंडेंट बनेंगे। बापू बोले नहीं बेटा नहीं, अभी नहीं, अभी हनोज दिल्ली है अभी दूर। मैंने कहा मतलब? बोले सिद्धार्थ अभी देखो बात समझना है, अब हम इंडिया को समझेंगे। मैंने कहा बापू कैसे कैसे बातें करते हो? मेरे को इंडिया पहले से मालूम है। बोले ना बेटा तेरे को नहीं मालूम है इंडिया। मैंने कहा मतलब? बोले अपन को इंडिया समझने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कैसे समझना है? बोले सिद्धार्थ इंडिया में दो तरह के, टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स है और पॉलिटिकल यूनिट्स है। मैंने कहा नहीं बाबू, इंडिया वन वन, वी आर वन। बोले नहीं बेटा मैं तेरे को समझाता हूँ। इंडिया ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये 1858 टू 1947 का मैप है। ओके तो ये 1850। तो इंडिया बेटा तुम्हारे तो नसीब खुल गए, तुम ना रोज उठ के ना सुबह सुबह चिड़िया को पानी दिया करो कि तुमने कुछ तो अच्छे कर्म किए थे कि जो तुम मुझसे पढ़ रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? रोज चिड़ियों को है ना दाना दिया करो और पानी पिलाया करो कि हे भगवान हमने कुछ तो अच्छे पुण्य किए थे कि जो हम पढ़ने को सिद्धार्थ से मिल गया। ओके वरना तुम, और तुमने क्या सोच के वैसे यूपीएससी का फॉर्म भर रहा था विदाउट नोइंग कि मैं तुम्हें पढ़ाने वाला था? ओके सो पता नहीं सर, तुम ऐसे ही सर देश की इकोनॉमी में 100 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट कर बैठते। चलो तुम्हारे पैसे बचे, अब तुम शायद मसूरी पहुंच जाओगे। अब ये तुम्हें दिख रहा है ये जो डॉट डॉट वाले, हाँ सर ये डॉट डॉट वाले राजपुताना, हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर, ये दिख रहा है कि नहीं तुमको? ये सब ना सर प्रिंसली स्टेट्स थे। क्या थे सर? प्रिंसली स्टेट्स। इनको प्यार से रजवाड़ा बोलते हैं।
क्या थे सर? प्रिंसली स्टेट्स और रजवाड़ास। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो ये रजवाड़ास थे, यस सर। और ये जो दिख रहे हैं तुमको ब्लू 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 ब्लू, कौन से सर? हाँ सर, ये सब एक्चुअली प्रोविंसेस थे जिनको आजकल हम लोग राज्य बोलते हैं। अच्छा, कहने का क्या पॉइंट है? कहने का पॉइंट ये है कि सर प्रोविंसेस थे ना जो सर, वो एक्चुअली कॉलोनीज थे, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना वो एक्चुअली कॉलोनीज नहीं थे। मतलब सर, मतलब कंफ्यूजन किया ना सर, बाढ़ आ गई। एक्चुअल कॉलोनी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअल कॉलोनी? अच्छा, अब ये भी बात समझने वाली बात है कि एक्चुअल कॉलोनी के अनुसार, ध्यान से सुनना, इनके पास लीगल पावर्स नहीं थी, ऑब्वियसली इनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं थी। हाँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? ना इनके पास लीगल पावर्स थी, ना इनके पास पॉलिटिकल पावर्स थी। ओके, और जो इनका हेड था वो एक्चुअली ब्रिटिशर्स ही थे। हाँ सर, एब्सोल्युटली। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो कॉलोनी की डेफिनेशन कौन हुई सर? ना लीगल पावर है, ना पॉलिटिकल पावर है, और जो तुम्हारा हेड है वो एक फॉरेनर होगा, ये होती है कॉलोनी। अच्छा, तो प्रिंसली स्टेट्स का क्या था? प्रिंसली स्टेट्स सर एक अलग ही राह पे निकल पड़े। कौन सी राह? इस राह को बोलते हैं स्यूजरैंटी। क्या बोलते हैं सर इसको? स्यूजरैंटी। क्या बोलते हैं सर इसको? सर स्यूजरैंटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? क्या बोलते हैं सर इसको? स्यूजरैंटी। लिख लिया तुमने? हाँ सर लिख लिया। सर व्हाट इज दिस स्यूजरैंटी? स्यूजरैंटी एक बहुत ही खूबसूरत अरेंजमेंट था। क्या अरेंजमेंट था सर? स्यूजरैंटी एक अरेंजमेंट था। वो अरेंजमेंट ये था कि जो राजा है, कौन? राजा सिद्धार्थ जयसिंह अरोड़ा। सर आप राजा भी बन गए? मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। ओके, तो राजा साहब गए। ओके, तो राजा साहब गए इंग्लैंड से मिलने। तो इंग्लैंड बोले और सिद्धार्थ कैसा है? मैंने कहा तमीज से बात करियो। ओके, सिद्धार्थ विदार्थ नहीं बोलना, सम्राट सिद्धार्थ जयसिंह अरोड़ा पूरा नाम लो। ओ बोले ओ राजा साहब सॉरी। तो मैंने कहा तुम्हारे साथ मैं एक एग्रीमेंट कर रहा हूँ, उस एग्रीमेंट का नाम है स्यूजरैंटी। तो बोले अच्छा क्या है ये सर स्यूजरैंटी? तो ब्रिटिशर्स ने बोला राजा साहब। मैंने कहा हाँ अब ठीक है बेटा, तमीज से बात कर। बोला विद इन योर किंगडम। मैंने क्या बोला सर? विद इन योर किंगडम, विद इन योर किंगडम तुम्हारे पास लीगल पावर होगी। उड़ी बाबा, विद इन योर किंगडम तुम्हारे पास पॉलिटिकल पावर भी होगी। मैंने कहा देखा, मेरे हो गए मजे। पर बस एक बात, क्या? तुम्हारा एक्सटर्नल यानी कि फॉरेन रिलेशंस और एक्सटर्नल डिफेंस ये हम देखेंगे। अच्छा, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझना है। सो प्रैक्टिकली तुम हमको एक्सेप्ट कर रहे हो एज योर हेड, लेकिन तुम्हारे किंगडम के अंदर तुम्हें जो करना है करो, जो लॉ बनाना है बनाओ, जो तुम्हें पॉलिटिकल डिसीजन लेने लो, जो टैक्स लगाने लगाओ, तुम्हारी मर्जी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? मैंने कहा ठीक ही है सर। बोले ब्रिटिशर्स बोले एक छोटी सी बात और। मैंने कहा अब क्या है? इसके बदले में ना राजा साहब आपको हमको थोड़ा सा ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। मैंने कहा क्या देना पड़ेगा? बोले टैक्स। मैंने कहा भाई पैसे की कमी नहीं है साढ़े को, और तू पैसा पैसा करता है और साढ़े को पे ही पे ले जा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं तो रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया हूँ, और तुम्हें मालूम है सारे राजा लोगों के पास इतना पैसा था। उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये जो अरेंजमेंट हुआ इसको बोला गया स्यूजरैंटी। सो अगर तुम इसको सिचुएशन करोगे तो एक्चुअली स्पीकिंग 2/5 यानी कि अबाउट 40% ऑफ इंडिया कभी ब्रिटिश टेरिटरी थी ही नहीं। क्या बात कर रहे हो सर? यस, ये स्यूजरैंटी था, ये एक अरेंजमेंट था। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो जब तक हम इस बात को अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि 2/5 ऑफ इंडियन सब्जेक्ट्स, और 2/5 ऑफ इंडियन सब्जेक्ट्स या जिसमें 600 के आसपास प्रिंसली स्टेट थे, उनको तो कोई दुख ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो कॉलोनी नहीं थे। हाँ, तो वो थोड़ा ना चिल्ला के बोलेंगे अंग्रेजों भारत छोड़ो। बिल्कुल सही बात है, उनकी तो लॉटरी लग रही थी। उल्टा वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि ब्रिटिशर्स चले जाए, बिकॉज उनके तो बड़ी तारीफें हो रही थी। तुम्हें याद है उनकी तो अपीसमेंट पॉलिसी चल रही थी, उनको तो लॉटरी लगी हुई थी, और उनके पैसे की कमी नहीं थी। वो क्यों चाहेंगे कि ब्रिटिशर्स चले जाए? वो क्यों चाहेंगे कि उनका राज खत्म हो जाए? वो क्यों चाहेंगे कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री का पार्ट हो जाए? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो एक्चुअली जो पिट से आपका है, दुख है, वो किसका है? प्रोविंसेस का। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? एवरीवन, अब समझ में आया कि जब तक तुमको प्रेजेंट सिनेरियो ही नहीं समझ में आएगा, तुम्हें लग रहा है पूरा इंडिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ है। नो, 40% ऑफ इंडिया तो ब्रिटिशर्स को प्यार करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर ऐ तो बड़ी स्यापे वाली कहानी होगी।
सो ब्रिटिशर्स की ये कहानी पुरानी थी, इट वाज एन ओल्ड स्टोरी। इसको ब्रिटिश पैरामाउंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर इसको? ब्रिटिश पैरामाउंसी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इसको ब्रिटिश पैरामाउंसी बोलते हैं, जिससे स्यूजर एंटी का अग्रीमेंट बना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रही है या नहीं? सो मैंने कहा बापू अब क्या होगा? बापू बोले सिद्धार्थ स्टेप नंबर 1 क्या है? मैंने बोला स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है? पहले समझो। क्या समझो? कि तुम स्लेव स्टेट नहीं हो, तुम कॉलोनी हो, लीगल एंड पॉलिटिकल ऑक्यूपेशन में। मैंने कहा बापू ये मेरे को समझ में आ गया। स्टेप नंबर 2, मैंने कहा स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 ये समझो कि पूरे देश का हाल एक जैसा नहीं है। अच्छा, 60% ऑफ इंडिया प्रोविंसेस है जो एक्चुअली दुखी है, ओके, और बाकी बचा हुआ इंडिया एक्चुअली दुखी नहीं है, उनके पास स्यूजरेंटी है, उनको इतना कोई टेंशन नहीं है, वो तो चाहेंगे ही नहीं कि ब्रिटिश चले जाए। मेरे को बापू फिर क्या करने का? बोला बापू बोले सिद्धार्थ पहले इनको यूनाइट करो। मैंने कहा बापू इसका मतलब है अपन बनेगा फेडरेशन। क्या बनेंगे हम? क्या बनेंगे? फेडरेशन। अरे क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? फेडरेशन। मैंने कहा बापू कैसा फेडरेशन बनेगा? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? यस सर। तो मैंने कहा बापू अब मेरे को सब समझ में आ गया। बापू बोले तो सच में सब समझ में आ गया? मैंने कहा हाँ बापू अब मेरे को एकदम समझ में आ गया। तो बापू बोले कैसे समझ में आ गया? मैंने कहा देखो बापू हम है कॉलोनी, अच्छा, अब हम बनेंगे फेडरेशन, फिर अपन ना यूनाइटेड होके ब्रिटिशर्स को बोलेंगे ब्रिटिशर्स अंग्रेजों भारत छोड़ो, फिर अपन बनेंगे इंडिपेंडेंट। बापू बोले बात तो सही है, लेकिन मैंने कहा बापू अभी और भी स्टेप्स है क्या? बापू बोले यस बेटा अभी पूरा काम हुआ है। मैंने कहा बापू कैसे बनेंगे? मैंने कहा बापू बताओ हम फेडरेशन कैसे बनेंगे? बोले देख सिद्धार्थ, पहली बात है कि फेडरेशन बनने के लिए प्रिंसली स्टेट्स को स्यूजरेंटी के अग्रीमेंट को छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस सर। और अग्री करना पड़ेगा टू बिकम अ फेडरेशन। समझ में आया या नहीं? वेरी गुड। मैंने कहा बापू ये बात तो सही है। मैंने कहा बापू प्रोविंसेस को क्या करना पड़ेगा? बोले हाँ। मैंने कहा प्रोविंसेस को भी अग्री करना पड़ेगा टू बिकम अ फेडरेशन। मैंने कहा बापू कैसी बात कर दिया, तो दिल तोड़ दिया मेरा। प्रोविंसेस के पास तो कोई लीगल पावर ही नहीं है, कोई पॉलिटिकल पावर ही नहीं है, ओके, इनका तो हेड ऑफ द स्टेट भी ब्रिटिशर है, ये बेचारे गुलाम जैसे भी है, गुलाम नहीं है लेकिन गुलाम जैसे तो है ही ना। कैसे करेंगे? एग्री कैसा करेंगे? हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। अब मेरे घर में मेरी कोई सुनता नहीं है, तो ना मैं एग्री करूं ना करूं उनसे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो कोई चाय पूछता नहीं है फिर भी। बापू बोले हाँ बेटा, सबसे पहले मांग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। क्या मांगना पड़ेगा? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। क्या मांगनी पड़ेगी? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। जब तुम्हें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी तो तुम्हें हक मिलेगा हाँ बोलने का या ना बोलने का, यानी कि तब तुम्हारी अग्रीमेंट की कोई वैल्यू है, वरना तुम्हें कौन पूछने वाला है? तो हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 हम पहचानेंगे कि हम एक कॉलोनी है। स्टेप नंबर 2 प्रोविंसेस आज से मांगने लगेंगे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रिंसली स्टेट्स आज से मांगने लगेंगे स्यूजरेंटी। दोनों अग्री करके बनाएंगे फेडरेशन, और फेडरेशन के बाद हम बनेंगे इंडिपेंडेंट। मैंने कहा बापू मेरे को सब समझ में आ गया। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood this or not? सबको समझ में आ गया? Yes or no? बिल्कुल समझ में आ गया। Everyone has understood this part. पल्ले पड़ा। मैंने कहा बापू हमारा काम हो गया। बापू बोले नहीं बेटा। बोले मैंने कहा बापू अभी और भी है क्या? बापू बोले हाँ, are you understanding this part? So thank you Jay, God bless you. So मैंने कहा बापू और क्या कर रहे हो? बापू बोले नहीं बेटा अभी बात पूरी नहीं हुई। मैंने कहा बापू अब क्या होने वाला है? बोले सिद्धार्थ पहले से ही ना फेडरेशन से इंडिपेंडेंट नहीं बनने मिलेगा हमको। मैंने कहा क्यों नहीं बनना पड़ेगा? तो अब इसको समझो। तो ये क्या है सर? कॉलोनी। ध्यान से समझो बेटा, ऐसे पढ़ते हैं टॉपर्स क्रिएट किए जाते हैं, घर पे पकौड़े तलते हुए नहीं बनते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मेहनत करो, जैसा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मैं ये चाहता तो टॉपिक आधे घंटे में खत्म कर देता, मैंने 6 घंटे हो चुके, अभी तक मेरा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग हुआ नहीं है। तो थिंक अबाउट कि मैं तुम्हारे लिए कितनी जान लगा रहा हूँ। ओके, सो कभी जाना किसी इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ के देखना कि कितनी देर में हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग पढ़ा होता है और कितनी जल्दी समझाया जाता है, कोई क्या समझाता है। तो तुम्हारा नसीब अच्छा, पढ़ दो। अब एक कॉलोनी, सर हम ना कॉलोनी है और हम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। तो इंडिपेंडेंट और कॉलोनी को टेक्निकली समझाओ।
कॉलोनी होता है जिसकी लीगल पावर नहीं है, नहीं है सर, नहीं है। पॉलिटिकल पावर नहीं है, नहीं है, नहीं है सर। और जो इसका हेड है वो एक फॉरेनर है। हाँ सर, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? हाँ सर, सर समझ में आ गया या नहीं समझ में आ गया? यस सर। सर इंडिपेंडेंट और सॉवरेन जिसे बोला जाता है, ओके, वैसे तो इंडिपेंडेंट और सॉवरेन दो अलग वर्ड्स है, लेकिन अभी के लिए मान के चलो। तो इंडिपेंडेंट और सॉवरेन होने के लिए क्या करना? सर जितने रॉन्ग बनाए ना सारे ठीक है, मतलब अब अपन को लीगल पावर भी मिलेगी और अपन के पास पॉलिटिकल पावर भी बनेगा, और जो अपना हेड होगा ना वो अपना खुद का आदमी होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इंडियन होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर यही तो बात है। मैंने कहा बापू बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन क्या बनने वाला है? अपन बनने वाले हैं फेडरेशन। फेडरेशन बनने के लिए बापू अपन दो स्टेप्स करने वाले हैं। क्या करने वाले बापू? अपन करेंगे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और बापू अपन दूसरा भी करेंगे, अपन प्रिंसली स्टेट्स को अग्री करवाएंगे कि वो स्यूजरेनिटी का सारा काम छोड़ दे, और दोनों अग्री करेंगे और अपन फेडरेशन बनेंगे। यस, फिर बापू अपन इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बापू बोले सिद्धार्थ एक स्टेप और है। उनको बापू वन मोर स्टेप। बोले यस, बोले यस, अपन बीच में डोमिनियन बनेंगे। तो बापू व्हाट इज डोमिनियन नाउ? ओके, तो ये लोगों तुम लोगों ने सब सुना तो हुआ है, लेकिन आता जाता तुम्हें कुछ है नहीं। सो डोमिनियन क्या होता है? डोमिनियन इज समथिंग इन द मिडल ऑफ कॉलोनी एंड सॉवरेन। कैसे? इसमें तुम्हें लीगल पावर होगी, ओडी बाबो, पॉलिटिकल पावर होगी, ओडी बाबो, बल्ले बल्ले, लेकिन व्हाट डू यू मीन लेकिन? हेड अभी भी फॉरेनर ही होगा। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood this or not? सबको समझना? मैंने कहा बाबू आई अंडरस्टूड, राइट इन द मिडल, राइट इन द मिडल, हमको ये बात समझ में आ गई। एवरीवन हैज अंडरस्टूड, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो सर ये सर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। सो मैं कहा बापू एक क्वेश्चन मुझे भी पूछना है। मैं बड़ा इमोशनल हो गया, अब जाके मेरे को समझ में आया। तो बापू बोले हाँ बेटा पूछ ले, अब तू पूछ ले। तो बापू ऑटोनॉमी बड़ी प्यारी सी, बड़ी सोना वर्ड लगा है, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, ये ऑटोनॉमी होती क्या है? बापू बोले अच्छा तेरे को ऑटोनॉमी नहीं मिला? मैंने कहा नहीं बापू ये पता था। बापू बोले ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि ऑटोनॉमी ये होता है कि हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को आवाज को सुनी जाए, मतलब बाय कैमरलिज्म अलाउ किया जाए। मैंने कहा व्हाट इज बाय कैमरलिज्म? बापू बोले जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा से बिना पूछे यूनियन पार्लियामेंट तुम्हारे लिए कोई फैसला नहीं कर सकता। मैंने कहा हाँ बापू, वैसे ही राज्यों की बात सुनी जाए, प्रोविंसेस की बात सुनी जाए। सो दो हाउसेस बनाए जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक हाउस जो कि वाइसरॉय के कंट्रोल में ज्यादा हो, दूसरा हाउस जो स्टेट्स की बात सुने। मैंने कहा हाँ बापू, और दूसरा हमारी पावर को क्लियरली बताया जाए कि हमारी पावर क्या है। इन अदर वर्ड्स डिविजन ऑफ पावर की जाए। ओ मैंने कहा बापू जैसे हमारे आजकल यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट होती है। बापू बोले बिल्कुल सही है। आप सबको समझ में आया या नहीं समझ में आया? स्टेप नंबर 1 पहचानो क्या है दोस्तों। सर हमें एक कॉलोनी। फिर बताओ कि हमें क्या बनना है? हमें बनना है फेडरेशन। फेडरेशन कैसे बनोगे? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कैसे होती है? बाइकैमरलिज्म यानी कि दो हाउसेस से, और डिवीजन ऑफ पावर से, और स्यूजरेनिटी छोड़ के प्रिंसली स्टेट्स को बोला जाएगा अग्री करो। फिर हम मांगेंगे डोमिनियन। डोमिनियन में लीगल पावर मिल जाएगी, पॉलिटिकल पावर मिलेगी, हेड अभी भी फॉरेनर रहेगा, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का हाल है आजकल भी। फिर हम बनेंगे इंडिपेंडेंट और सॉवरेन नेशन, और इंडिपेंडेंट और सॉवरेन नेशन में हमें लीगल पावर मिल जाएगी, पॉलिटिकल पावर मिल जाएगी, और हेड हमारा होगा। Udi Babo, sir. Udi Babo. This, my friends, is called as the roadmap to independence. क्या बोलते हैं सर इसको? इसको बोलते हैं रोड मैप टू इंडिपेंडेंस। तो एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर जो पिछले 15 साल से पॉलिटी पढ़ा रहा है, वो इंडिया के पढ़े लिखे इंटेलिजेंट टॉप 1% स्टूडेंट्स जो कि इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हैं को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर इतना अच्छा मेथोडोलॉजी, कलरफुल मैप्स और स्लाइड्स दिखा दिखा के इंटरनेट के माध्यम से पढ़ा रहा है, तब उसको ये रोड मैप पढ़ाने में जान लग गई। बिल्कुल सही बात है, और किसी के बस में तो होता भी ना ये समझाना, लेकिन तुम लोग समझ गए और उसको समझने में पौना घंटा लग गया सर, जान लग गई सर। महात्मा गांधी ने इस देश के
उस देश के जहां पर सिर्फ 5 या 6% लिटरेसी थी, उस देश में बिना इंटरनेट के, बिना प्लेटफॉर्म के, बिना स्लाइड्स के कैसे इस देश को लीड किया होगा कि भाई तुम ये हो, फिर तुम्हें ये बनना है, फिर तुम्हें ये बनना है, फिर तुम्हें ये बनना है। अगर तुम इस बात को सिर्फ इस बात के लिए भी महात्मा गांधी को धन्यवाद बोल दो, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। विदाउट फेल इज द फादर ऑफ द नेशन। कैसे समझाया होगा उन्होंने और कैसे लेकर गए होंगे, कैसे उनको उन्होंने बताया होगा कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मांगो। आई थिंक आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो ये बात समझाना और ये बात समझना, और वही महात्मा गांधी अगर ना करते तो तुम गोल 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 घूमते रहते और तुम्हें कभी भी रोड मैप टू इंडिपेंडेंस ना मिलता। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो मैं बड़ा खुश हूं, और तो मैं बड़ी अपनी तारीफ कर रहा हूं। क्या होगा सर? सो मैंने अपनी बड़ी तारीफ करी। क्या हुआ सर? मैंने कहा बापू मैंने समझाया, कोई नहीं समझा पाता, मालूम है, कोई नहीं समझा पाता पॉलिटी की दुनिया में कॉलोनी क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है, ऑटोनॉमी की होती है, स्यूजरेनिटी की होती है, ओए होए डोमिनियन की होता है, किसी को नहीं आता। मैंने समझाया, ओए होए मैंने समझाया, मेरी तारीफ होनी चाहिए। बापू बोले फिटे मुंह हैं, तूने समझाया, तूने देश के इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को इंटरनेट से समझाया, मैंने तो सिर्फ एक ही तरीके से लोगों को न्यूज़पेपर में लिख लिख कर, लोगों को सत्याग्रह सिखा सिखा कर, लोगों को साबरमती आश्रम बुला बुलाकर, हैंड होल्ड करके धीरे 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 इंडिपेंडेंस की तरफ ले गया। मैंने कहा बापू आप हो फादर ऑफ द नेशन, हम तो आपके पांव की मिट्टी के बराबर भी नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। सो नमन करो इन लीडर्स को, नमन करो महात्मा गांधी को, नमन करो बाबा साहेब को, नमन करो ऑल भगत सिंह सन, एवरीवन, कि यार ऐसे नहीं मिलती। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? थैंक यू कीर्ति, गॉड ब्लेस यू। सो वेरी नाइस। तो यहां से आ गया रोड मैप टू इंडिपेंडेंस, और ब्रिटिशर्स के तो होश ही उड़ गए सर। क्या हो गया सर? ब्रिटिशर्स के तो होश ही उड़ गए। ब्रिटिशर्स बोले सिद्धार्थ, मैं गया, मैं था ना वहां पे, तो मैंने ब्रिटिशर्स के पास गया। ओके, हम कॉलोनी थे तो मैं ब्रिटिशर्स के पास गया। मैंने कहा ब्रिटिशर्स, तो बोले ला फिर आ गए ये लोग, ये लोग फिर आ गए, अब बोलेंगे इंडिपेंडेंस दे दो, इंडिपेंडेंस दे दो, इंडिपेंडेंस दे दो। ओके, फिर हम इनको गोल 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 घुमाएंगे जलेबी की तरह, और ये घूमते रह जाएंगे। मैंने कहा ना ब्रिटिशर ना, वो दिन गए। ओके, क्या बात करो, इंडिपेंडेंस छोड़ो, बाद में देखेंगे, फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दो। ब्रिटिशर्स को तो चक्कर आके गिर गए, बोले सिद्धार्थ तेरे को कैसा पता चला प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या होता है? मैंने कहा रुक यार, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी मांगती है अपने को बाइकैमरलिज्म चाहिए और डिवीजन ऑफ पावर चाहिए। सर वो पूरा दिन खाना नहीं खाया उन्होंने। बोला नादान परिंदो, तुम तो चिल्ला चिल्ला के इंडिपेंडेंस इंडिया, तुम्हें ये एकदम स्टेप बाय स्टेप कैसा बताया? मैंने कहा तुम्हें मालूम नहीं, बापू आ गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो इंडिया स्टार्टेड डिमांडिंग व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, एंड उसकी वजह से Britishers had to pass what is called as Montagu-Chelmsford reforms of 1990. So Britishers हो गए परेशान कि यार इनको ये सब कैसे समझ में आ गया। बापू ने हमको सबको समझाया। आई यू अंडरस्टैंड? अरे मेरे भाई अक्षर तू 8वें बार पूछ चुका है, बैटल ऑफ बक्सर एंड प्लासी मिलिट्री इन्वेजन नहीं था, वो हमारी आर्मी को यूज किया था। कृपा करके पढ़ ले मेरे भाई। ओके, छड़ दे उन्होंने। ओके, पीछे पड़ गए यार, वो मिलिट्री इन्वेजन मिलिट्री इन्वेजन मिलिट्री, अरे बाबा वो हमारी फौज है ये उसकी। यार इतनी देर में मैं कहां से कहां पहुंच गया, वो बेचारा बक्सर में फंसा हुआ है। ओके सर, उसको ट्रेन में बिठाओ यार, हद हो गई यार। ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये जो सब्जेक्ट्स है, प्लीज एक सेकंड, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स ऑफ अनडिवाइडेड अटेंशन। जिंदगी में ना अलग अलग चीजों का अलग अलग फेजेस होता है। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। जब मैं लॉ कॉलेज में था, मैं तब भी बड़ा इंटेलिजेंट था। जब मैं जूनियर लॉयर था, मैं तब भी बड़ा इंटेलिजेंट था। मैं आज भी बड़ा इंटेलिजेंट हूँ। लेकिन जब मैं लॉ कॉलेज में था ना, तो मेरे जो सीनियर्स बोलते थे ना, मैं उनको एज इट इज एक्सेप्ट करता था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो राम जेठमलानी साहब का आर्ग्यूमेंट सुनने के लिए ना बेटा, राम जेठमलानी साहब के आर्ग्यूमेंट सुनने के लिए मैं कभी कभी 25-25 किलोमीटर जाकर बॉम्बे हाईकोर्ट में जाके बैठ जाता था। ओके, मैं बॉम्बे नहीं भी होता था तो चले जाता था। तब आपने ये सब नहीं पूछना होता। ओके, तब आपको सिर्फ ऑब्जॉर्व करना होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ऑब्जॉर्व करो, अंडरस्टैंड करो। तुम्हारे 2 में से 1 सेंसेस काम कर सकते हैं। जब तुम मुझे कभी मेरे सीनियर लॉयर के साथ देखोगे ना, ओके, तो मैं चुप रह के सुनूंगा। Are you understanding? And then I'll try and find an answer to that question by myself. Are you understanding?
तो अब जैसे ये पूछ रहा है सर फेडरेशन मीन्स, अब इनके मन में फिजिकल एंड मेंटल आलस्य है। ओके, अगर तुम एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो तुम्हें फेडरेशन दिख जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये काम नहीं करके राजी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दे डोंट वांट टू वर्क। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब तक तुम वर्क नहीं करोगे, अब हमारे बीच में कीर्ति है, सोनी है, गौरव है, भरत है, ये लोग यहां से पढ़ते फिर घर जाकर फिर एनसीईआरटी रीड करते हैं, डिक्शनरीज देखते हैं, वीडियोस को दोबारा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तब वो सब्जेक्ट आता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो मेरा जितना मैंने तुम्हें पढ़ा दिया उतना तो कोई टीचर नहीं पढ़ाता। अब हार्ड वर्क तुम्हारा काम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये एग्जाम में स्पून फीडिंग कर दिया मैंने, प्रैक्टिकली इसको स्पून फीडिंग कर दिया, ऐसा कोई भी नहीं पढ़ाता। लेकिन तुम पढ़ लो, ओके, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो बेटा, तुम आईएएस ऑफिसर्स बनने जा रहे हो, ऐसे के चाय की टपरी टाइप पे मत बैठे रहो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और जैसे ये वैशु है, ओके, सोनी है, भरद्वाज है, ये लोग कितनी मेहनत करते हैं हर क्लास में। मैंने और ऐसे बहुत सारे जिनका मैं नाम भी नहीं जानता, सब लोग का मैं नाम भी नहीं शायद बोल पाऊंगा। ये लोग कितना मेहनत करते हैं, हर क्लास में बैठे होते हैं, हर क्लास में समराइजेशन कर रहे होते हैं, तब जाके चमकते हैं। सो टुमारो वी विल फिनिश ऑफ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। कल हम करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड वी विल फिनिश ऑफ। कल हम इंडिपेंडेंट होंगे। क्या बात करो सर? यस सर। सो सर कल हम इंडिपेंडेंट होने वाले? यस। सो कल का होगा लास्ट टॉपिक ऑफ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। गॉड ब्लेस एंड जय हिंद एंड प्लीज रिवाइज। ओके, अभी ये क्लास खत्म करते ही सोने में चले जाओ, रिवाइज करो, दोबारा वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी पढ़ो, मेहनत करो। आई यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट एवरीवन? सो अभी बैठ मत जाओ, 2 घंटे की क्लास हो गई, तुमने कुछ भी नहीं किया इस क्लास में, तुमने सिर्फ अटेंड की है, तुम्हारे कोई थकावट नहीं हुई है, और तुम्हें जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ किसी को थकावट भी नहीं होती। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? समझ में आ रहा है या नहीं? एंड प्लीज बिकम सीरियस ऑफ योर करियर। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू टुमारो। गॉड ब्लेस एंड जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।